चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम दोबारा से स्टार्ट लेते हैं। हमने स्टेफिलोकोकस ऑरियस और बाकी जो सारे बैक्टीरिया पढ़े हैं अब उनके हम एमसीक्यूज करेंगे इसमें। 80 years old male, bedridden since 1 year, presented with complaint of fever, cough with sputum yellowish in color. His lower lobe of lung has filled with pus, which turn into the consolidation after his most commonly organisms involved. एक बात याद रखें, जहाँ पे येलो या येलोइश का वर्ड है वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस या एक्टिनोमाइसिस इसराइली है वो सिनेरियो। अब चीजें देखनी है कि जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस है वो स्पूटम एब्सेस ऐसी चीजें काज करता है। एक्टिनोमाइसिस इसराइली के क्वेश्चन में येलो ग्रेन्यूल्स का मेंशन होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे येलोइश से हमें पता चल गया कि एक तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस है। दूसरी जो चीज स्टेफिलोकोकस ऑरियस को शो कर रही है कि इससे जो पस फॉर्मेशन होती है वो ये है। और और इसमें क्या है, बेड रिडन पेशेंट है। ये दो चीजें हैं जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस की तरफ लेके जा रही हैं। ओल्ड पेशेंट है। उसके बाद है 46-year-old मेल प्रेजेंटेड विद कंप्लेन ऑफ फीवर विद चीज थिक येलो टिनेशियस स्पुटम सिंस 4 days इन्वॉल्व ऑर्गेनिज्म। इसमें वही थिक येलो स्पुटम है, टिनेशियस स्पुटम है, 4 days की हिस्ट्री है और स्टेफिलोकोकस ऑरियस है। इसमें जो निमोनिया में है ना, आगे मैंने चीजें ऐड की हैं कि निमोनिया में हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। फिर निमोनिया की एक और टेबल भी है, वो आज मैंने ऐड करना था लेकिन वो नहीं हुआ। मुझे अभी याद आया कि वो इसी में ऐड हो जाना चाहिए था। वो एज वाइज जो निमोनिया के ऑर्गेनिजम्स करवाते हैं ना, तो वो उसमें है। फर्स्ट एड का टेबल है, वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। फिर अभी ये थिक येलो टेनाशियस स्पुटम का स्टेफिलोकोकस और ये पेशेंट इन आईसीयू विद सीवीपी पास 12 रैश अराउंड इट। Culture showed catalase positive, coagulase negative organism. Which what is the way by which cause of organism causes intravascular to symptoms? इसमें पहली बात तो ये अगर देखें तो आपने समझने के लिए हाथ से क्वेश्चन पढ़े सब कि इसमें क्या चीज उसने पूछने की कोशिश की और आंसर क्या है, और इसमें बाकी सारी चीजें कवर करें तो ये है कि कैटालिस पॉजिटिव और कोगुलेज नेगेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है। स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडस होता है ना। और वही जो है वही बायोफिल्म फॉर्मेशन करवाता है। तो उन्होंने यही कहा है कि कल्चर हमने किया है उसमें कैटालिस पॉजिटिव कोगुलेस नेगेटिव ऑर्गेनिज्म मिला है, उसका वे क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है कि वो इंट्रावेस्कुलरली ये सिम्टम्स काज कर रहा है। उस कल्चर में हमें मिला है कि उसमें रैश डेवलप हो गए हैं। तो उसमें एक्सोपोलीसेकेराइड जो बायोफिल्म फॉर्मेशन करते हैं एक्सोपोलीसेकेराइड्स होते हैं। मैंने ये बायोफिल्म खुद लिखा है कि एक्सोपोलीसेकेराइड होते हैं जो बायोफिल्म बनाते हैं, जिससे ये सीवीपी लाइन जब पास होती है तो उसमें रैश और उसके अराउंड पे सारे इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। ठीक है, आई होप 2-3 पॉइंट इसमें मैंने क्लियर करवाने की कोशिश की है। उसके बाद टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम T1 belongs to Staphylococcus aureus, which is the coagulase positive, and exopolysaccharide produced by Staphylococcus epidermidis, which is coagulase negative and catalase positive. इसमें ये बात है कि जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन 1 है वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस के साथ करता है और वो कोगुलेज पॉजिटिव है। और जो एक्सोपोलीसेकेराइड प्रोड्यूसिंग है वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस है। ये बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन का नीचे एक्सप्लेनेशन है। Exopolysaccharide produced by Staphylococcus epidermidis, which is coagulase negative and catalase positive. ये देखिए कैटालेस पॉजिटिव और कोगुलेज नेगेटिव है, स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस है, और इसमें एक्सोपोलीसेकेराइड होते हैं जिससे बायोफिल्म बनती है कैथीटर्स में, सीवीपी लाइंस में या प्रोस्थेटिक इम्प्लांट्स में। विरुलेंस फैक्टर ऑफ स्टेफिलोकोकस और प्रोटीन ए। उसके एमसीक्यूज दोनों के कवर कर दिए मैक्सिमम। ये देख लें कि स्टेफिलोकोकस सेप्रोफिटिकस ये भी ग्राम पॉजिटिव है, कैटालेस पॉजिटिव है, कोगुलेस नेगेटिव है, लेकिन ये यूरियस पॉजिटिव कोकाइन क्लस्टर है, नोवोबायोसिन रेजिस्टेंट है। नॉर्मली होता है कि फीमेल जेनिटल ट्रैक और पेरिनियल रीजन में। और सेकंड मोस्ट कॉमन काज, फर्स्ट मोस्ट कॉमन काज यूटीआई की क्या है, इक्वलाई है। उसके बाद सेकंड मोस्ट कॉमन काज है अनकम्प्लिकेटेड यूटीआई की, खासकर इन यंग फीमेल्स। सिनेरियो इस तरह से आता है कि एक यंग फीमेल है और उसको यूटीआई डेवलप हुआ हुआ है, उसको और अनकम्प्लिकेटेड मेंशन है तो वो यूटीआई है। खासकर अगर हनीमून की हिस्ट्री है अनकम्प्लिकेटेड, 1-2 दिन की हिस्ट्री है, हनीमून की हिस्ट्री है, या क्या यंग फीमेल यंग एज मेंशन है, तो उसमें अगर इक्वलाई नहीं है तो मोस्ट कॉमन उसमें स्टेफिलोकोकस सेप्रोफिटिकस है। अगर इक्वलाई है तो फिर हम ये देखेंगे कि उसमें अनकम्प्लिकेटेड है या कम्प्लिकेटेड है। अगर फिर जैसा भी होगा तो उसमें मोस्ट कॉमन जो ईगलाई है, लेकिन अनकम्प्लिकेटेड में जो है वो स्टेफिलोकोकस सेप्रोफिटिकस है। ये चीज देखनी है। जहां पे सिर्फ शॉर्ट हिस्ट्री हो, कोई कम्प्लिकेशन साथ मेंशन नहीं है,
मतलब फीवर है और उसको बर्निंग सेंसेशन, ये चीजें हैं। अगर उसको जनरल डिस्चार्ज या उसको ये चीज मेंशन नहीं है कि 3-4 दिन से या एक वीक से उसको फीवर है, एब्सेस या कुछ इस पाइलोनेफ्राइटिस या इस तरह फीचर नहीं जा रहे वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ, तो देन स्टेफिलोकोकस सेप्रोफिटिकस है। अगर उसकी तरफ जा रहे हैं फीचर, तो फिर देन कोई और ऑर्गेनिज्म होगा। और यंग फीमेल के हिसाब से ये चीजें लाजमी डिफरेंशिएट करनी है। ये क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज्यादा। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई ग्राम पॉजिटिव है, अल्फा हिमोलिटिक है, लैंसेट शेप डिप्लोकोकाई है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। एक तो ये अल्फा हिमोलिसिस है, यानी कि पार्शियल हिमोलिसिस होती है। अल्फा हिमोलिसिस वाले पार्शियल हिमोलिटिक होते हैं ना, मैंने आप लोग को बताया है। और जिसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसकी शेप का एमसीक्यूज आता है। लैंसेट शेप इसकी शेप होती है, डिप्लोकोकस होता है, और इसमें इनकैप्सुलेटेड है। और विरुलेंस इसमें जो होती है आईजीए प्रोटीएज होता है। ऑप्टोसिन सेंसिटिव होता है, और बाइल इसमें सॉल्युबल होता है बाइल में। और मोस्ट कॉमनली काज डिजीज कौन सी ये काज करता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, मॉप्स यानी कि मेनिंजाइटिस, ओटाइटिस मीडिया इन चिल्ड्रन, निमोनिया, साइनोसाइटिस, ये चीजें ये करवाता है। और खासकर नमोनिया ये कौन सा करवाता है? लोबार नमोनिया ये ज्यादातर करवाता है। और इस नमोनिया का जो एक और फीचर है बाकियों से सेपरेट करता है कि इसमें रस्टी स्पुटम होता है। सिनेरियो में ये मेंशन होता है कि रस्टी स्पुटम है, लोबार नमोनिया है पेशेंट को। या फिर मोस्टली ये भी होता है कि पेशेंट विद एनाटोमिकल और फंक्शनल हाइपोसिप्लीनिया और एसिप्लीनिया और प्रीडिस्पोज्ड टू इन्फेक्शन। मतलब पेशेंट को किसी वजह से सिकल सेल एनीमिया, उसको खुद ही एसिप्लीनिया हो गया, या हमने हेरिडिटी स्पिरोसाइटोसिस में उसकी सिप्लीन ही रिमूव कर देते हैं उसकी ट्रीटमेंट में, लेकिन उसकी वैक्सीन नहीं की, तो उसके बाद उसको क्या होगा? उसको निमोनिया डेवलप होगा। किसकी वजह से? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से। नो विरुलेंस विदाउट कैप्सूल, इसकी जो सारी विरुलेंस होती है वो कैप्सूल की वजह से ही होती है। और निमोकोकल वैक्सीन और वेरिएबल निमो, उसमें PCV13 15 मतलब मुख्तलिफ हैं। और एंड पॉलीसेकेराइड फॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन और पॉलीसेकेराइड फॉर्मेशन के लिहाज से हमने इसकी मुख्तलिफ वैक्सीन अवेलेबल हैं। उसके बाद है विरिडियन स्ट्रेप्टोकोकाई। ये भी ग्राम पॉजिटिव है, अल्फा हिमोलिटिक है। वो भी ग्राम पॉजिटिव अल्फा हिमोलिटिक है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, लेकिन वो इनकैप्सुलेटेड है। और ये इनकैप्सुलेटेड नहीं होता, इनका कैप्सूल नहीं होता। ऑप्टोसिन रेजिस्टेंट है, बाइल इनसॉल्युबल है, नॉर्मल माइक्रोबायोटा ओरोफेरिंक्स में होता है। जब ये नॉर्मली ओरोफेरिंक्स में होता है तो मतलब माउथ में है, तो ये स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस और मिटिस जो है ये डेंटल कैरीज करवाता है। डेंटल कैरीज का भी जहाँ पे होगा कि उसको कौन से ऑर्गेनिज्म करवाते हैं, वेरिडियंस ग्रुप करवाता है। उसमें जो स्पेसिफिक है वो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस और मिटिस है। स्ट्रेप्टोकोकस सेंजुइनस मेक्स डेक्स्ट्रेंस दैट बाइंड्स टू द fibrin platelet aggregation on damaged heart valve causing infective endocarditis। तो क्वेश्चन आता है कि पेशेंट को पहले ही उसको लेट्स सपोज उसको मेटल रिगर्जिटेशन है, या उसके हार्ट फ्लॉपी हार्ट वाल्व हैं, या कोई भी उसको हार्ट वाल्व पहले से ही डैमेज है, उसको कोई ना कोई मसला चल रहा है ऑलरेडी, तो लेकिन उस पेशेंट को इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस कार्डिटिस डेवलप हो गया, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है? स्ट्रेप्टोकोकस सेंजुइनस है इसका। और होता किस तरह है कि ये डेक्स्ट्रेन बना लेते हैं। और डेक्स्ट्रेन जो है फाइब्रिन और प्लेटलेट का जब वाल्व डिफेक्ट होता है, पहले से वाल्व सही से नहीं काम कर रहा, तो ब्लड में से वहां से प्लेटलेट और फाइब्रिन थोड़े थोड़े एग्रीगेट हुए होते हैं। उसी एग्रीगेशन के ऊपर डेक्स्ट्रेन के थ्रू स्ट्रेप्टोकोकस सेंजुइनस जाके लग जाता है, जो मजीद एंडोकार्डाइटिस करवा देता है। सेंजुइनस ब्लड, थिंक देर इज लॉट ऑफ ब्लड इन हार्ट, हार्ट में पहले ही ब्लड है और वहां पे इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करवा देता है। अप टू चिन, ऑफ चिन, माउथ, तो माउथ में ये डेंटल कैरीज करवा देते हैं, मिटस और म्यूटेंस। आई होप ये अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे समझ आ गए हैं आप लोगों को। हाँ, ये अब निमोनिया वाला आ गया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया एंड लोबार निमोनिया। मोस्ट कॉमन इन एल्डरली अल्कोहलिक एंड पोस्ट सप्लीनेटमी पेशेंट में भी यही निमोनिया डिजीज काज करता है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ हेपेटाइटिस मीडिया इन चिल्ड्रन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। स्टेफिलोकोकस ऑरियस डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द अदर बाय स्टेनिंग पॉजिटिव फॉर। स्टेफिलोकोकस ऑरियस को दूसरों से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं हम? कोगुलेज टेस्ट से डिफरेंशिएट करते हैं। उसके बाद है पोस्ट इन्फ्लुएंजा थिक येलो स्पुटम प्रेजेंट ड्यू टू। येलो स्पुटम में और पोस्ट इन्फ्लुएंजा है, हमने भी पढ़ा है कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस है। पोस्ट इन्फ्लुएंजा मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म स्टेफिलोकोकस निमोनिया। अगर उसने मेंशन किया हो थिक येलो स्पुटम है, तो फिर स्टेफिलोकोकस ऑरियस है पोस्ट इन्फ्लुएंजा के बाद। अगर उसने सिर्फ ये मेंशन किया कि पोस्ट इन्फ्लुएंजा के बाद कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो निमोनिया करवाता है, देन स्टेफिलोकोकस निमोनिया है। पोस्ट इन्फ्लुएंजा ब्राउन रस्टी स्पुटम,
यहाँ पे या तो स्पुटम का कलर मेंशन ना हो, सिर्फ पोस्ट इन्फ्लुएंजा हो, तभी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। अगर स्पुटम का कलर ब्राउन रस्टी स्पुटम मेंशन है तब तो मस्ट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। पोस्ट इन्फ्लुएंजा येलो थिक स्पुटम, इसमें भी येलो। अब पोस्ट इन्फ्लुएंजा करंट जेली स्पुटम, करंट जेली स्पुटम किसमें होता है? क्लेब्सिला निमोनिया में होता है करंट जेली स्पुटम। जहां पे भी जेली लाइक स्पुटम या जेली का मेंशन होगा, स्पुटम जेली लाइक या म्यूकॉइड थिक, तो ये वाले क्लेब्सिला निमोनिया में आते हैं। पेशेंट हैड मोलर टूथ एक्सट्रैक्शन एंड डेवलप्ड मैंडिबुलर स्वेलिंग विद येलो डिस्चार्ज ग्रेप लाइक क्लस्टर कॉलोनीज ऑर्गेनिज्म। अभी मैंने पीछे बार बार ये जिक्र कर चुकी हूँ कि यहाँ जहाँ पे येलो कॉलोनीज, येलो मेंशन होगा लेकिन कॉलोनीज का वर्ड मेंशन होगा, येलो पिगमेंट्स मेंशन होंगे, वो स्टेप्टोकोकस ऑरियस है। और जहाँ पे येलो ग्रेन्यूल्स मेंशन होंगे वो एक्टिनोमाइसिस स्टाइली है। अब इस उसके बाद है स्टेप्टोकोकस पायोजीन्स ग्रुप पे स्टेप्टोकोकस, ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन चेंज ग्रुप पे स्टेप्टोकोकस काज पायोजेनिक इन्फेक्शन, ये काज करता है, टॉक्सिजेनिक करता है, इम्यूनोजेनिक इम्यूनोलॉजिक करता है। पायोजेनिक में ये फ्रिंजाइटिस सेलुलाइटिस हनी क्रस्टेड लीजन होते हैं इम्पिटिगो में इसके। उसके बाद एरिस्पिला स्कारलेट फीवर टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम भी ये टॉक्सिक शॉक लाइक सिंड्रोम करवाता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम ने टॉक्सिक शॉक लाइक करवाता है। नेक्रोटाइजिंग फिशियाटिस, नेक्रोटाइजिंग फिशियाटिस बहुत पेनफुल एक कंडीशन होती है कि उसमें जो है डीप मसल्स फैट और सबक्यूटेनियस टिश्यू का इन्फेक्शन हो जाता है पेशेंट को। और इसके फीचर्स में ये बैक्टीरिया सेंसिटिव है, बीटा हिमोलिटिक है, PYR पाइरोलिडोनाइल एराइल एमाइडेज पॉजिटिव है। ये हेल यूरेनिक एसिड कैप्सूल एंड एम प्रोटीन इनहिबिट द फेगोसाइटोसिस, मतलब इसमें एम प्रोटीन एक तो होती है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस में, और एम प्रोटीन का कल भी मैंने एक बताया था कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस ग्रुप पे बीटा हिमोलिटिक यही है ना जो सोर थ्राड करवाता है, जिसके बाद इसमें इसकी जो एम प्रोटीन होती है, एम प्रोटीन जाके हार्ट पे एक्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को रोमैटिक फीवर हो जाता है, और इसी को कहते हैं मॉलिक्यूलर मिमिक्री, और यही आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। एंटीबॉडीज टू एम प्रोटीन इनहांस द होस्ट डिफेंस स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द होस्ट प्रोटीन, मतलब जो एम प्रोटीन है वो होस्ट की प्रोटीन से सिमिलर होती हैं मायोसिन से। लीड टू ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी का मतलब है कि वो अपनी ही प्रोटीन के अगेंस्ट एक्शन उनका स्टार्ट करना शुरू हो जाता है, मतलब उसके अगेंस्ट वो उसको इफेक्ट करना शुरू हो जाते हैं। कार्डियाटिस सीन इन कार्डियाटिस सीन इन एक्यूट रिमेटिक फीवर, कार्डियाटिस डेवलप होता है जो कि एक्यूट रिमेटिक फीवर में होता है। डायग्नोसिस स्टेप फ्रिंजाइटिस वाया थ्रॉट स्वैब, अगर फ्रिंजाइटिस है तो उसके लिए हम थ्रॉट स्वैब करते हैं, कैन बी टेस्टेड विद एंटीजन डिटेक्शन ऐसे, एंटीजन डिटेक्शन ऐसे से भी हम उसको कर लेते हैं। इसके बाद रैपिड रिजल्ट हो जाता है, और कल्चर अगर हम करेंगे तो 48 कल्चर ऑन ब्लड अगर कल्चर करेंगे 48 आवर लगेंगे उसको। उसके बाद इसमें जो है ये वाली बात, पायोजीन्स फ्रिंजाइटिस कैन रिजल्ट रोमैटिक फीवर, मतलब उसको सोर थ्रॉट का इन्फेक्शन हुआ है, फ्रिंजाइटिस हुआ है, उसके बाद उसको रोमैटिक फीवर और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। स्ट्रेन काजिंग इम्पिटिगो कैन रिड्यूस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो स्किन इन्फेक्शन यानी कि करते हैं ना, इम्पिटिगो एक स्किन इन्फेक्शन है, जो स्किन इन्फेक्शन करते हैं वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करवाते हैं, और जो फ्रेंजियल इन्फेक्शन करते हैं वो दोनों ही करवा देते हैं, रोमैटिक फीवर भी और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी। और की विरुलेंस फैक्टर इंक्लूड डीएनए रिथ्रोजेनिक टॉक्सिन स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, एएसओ टाइटर एंटी डीएनए डीएनएज बी एंटीबॉडीज इंडिकेट रीसेंट स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस इन्फेक्शन। इसीलिए हमने स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस के इन्फेक्शन को देखने के लिए हम रोमैटिक फीवर जिसमें सस्पेक्ट होता है उसमें एएसओ टाइटर करवाते हैं पहले। स्कारलेट फीवर, इसमें क्या होता है? ब्लैंचिंग सैंड पेपर लाइक बॉडी रैश होते हैं, स्ट्रॉबेरी टंग होती है, सरकम ओरल पैलर होती है, माउथ के इर्द गिर्द उसको पैलर होती है पेशेंट को। इन सीटिंग ऑफ ग्रुप पे स्ट्रेप्टोकोकल फ्रिंजाइटिस, और इसमें ग्रुप पे स्ट्रेप्टोकोकल फ्रिंजाइटिस या स्कारलेट फीवर का टॉक्सिन क्या है? रिथ्रोजेनिक टॉक्सिन है, ये एमसीक्यूज में आता है। इसमें दो चार फीचर होते हैं, स्ट्रॉबेरी टंग का, ब्लैंचिंग सैंड पेपर लाइक रैश का, उसने पूछा हुआ था कि कौन सा टॉक्सिन ये करवाता है डिजीज, तो एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन है ये। उसके बाद है स्टेप्टोकोकस। आई नो बैक्टीरियोलॉजी जो है बहुत बोरिंग है, मुझे मुश्किल ही लग रहा है कि आप लोगों को एक बार में समझ आ जाएगी इसको, जब तक आप बुक से खुद नहीं देखेंगे, या इसके पॉइंट्स में बहुत जो इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइट और बताने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को समझ आ रहे हैं सबको। रिकॉर्डिंग ऑन है हमारी?
हाँ नहीं। उसके बाद है स्टेप्टोकोकस एग्लैक्टिशिया ग्रुप बी स्टेप्टोकोकाई। ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है, बीटा हेमोलिटिक है, कोलोनाइज करता है कि वेजाइना में, और काज करता है निमोनिया, मेनिंजाइटिस, सेप्सिस, मेनली इन बेबीज। बेबीज का क्वेश्चन आता है, इन्फेंट का क्वेश्चन आता है, उसमें पेशेंट को कहा जाता है कि उसको मेनिंजाइटिस हो गया या बेबी को फीवर और सेप्सिस स्टार्ट हो गई है, तो कौन सा बैक्टीरिया है। और मोस्टली मेंशन होता है कि आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के 1-2 दिन में ही। तो स्ट्रेप्टोकोकस एग्लैक्टिशिया या ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई है, इसमें होता है क्योंकि ये विजाइना में कोलोनाइज करता है और ड्यूरिंग विजाइनल डिलीवरी बेबी को इन्फेक्ट कर देता है अगर बेबी की पहले इम्यूनिटी वीक है। पॉलीसेकेराइड कैप्सूल कन्फर्स द virulence प्रोड्यूस कैंप फैक्टर विच enlarges area of hemolysis formed by Staphylococcus aureus। खैर इसको छोड़ दें, क्योंकि इसमें ये है कि एक कैंप फैक्टर होता है बैक्टीरिया में, ग्रुप ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई में, जो कि उस हिमोलिसिस को इंक्रीज करता है जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस करवाता है। स्टेफिलोकोकस ऑरियस को हमने एक मीडियम में डाला है, वो हेमोलिटिक करवाता है ना, तो उसके इर्द गिर्द हिमोलिसिस हो गई है, और उसमें हमने अगर ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई का बैक्टीरिया भी ऐड कर दिया तो वो उस हिमोलिसिस को ज्यादा इंक्रीज कर देता है, और वो क्या कैंप फैक्टर से होती है ज्यादा। समझ आ गया तो ये पॉइंट ठीक है, नहीं तो बेशक इसको स्किप कर दें। ये हिप्चुरेट पॉजिटिव होता है, पीवाईआर पेयर नेगेटिव होता है, और स्क्रीनिंग हम करते हैं प्रेग्नेंट पेशेंट में एट 35 to 37 वीक ऑफ गेस्टेशन विद रेक्टल एंड वेजाइनल स्वैब। ये पूछा जाता है कि प्रेग्नेंट पेशेंट के कौन से टाइम पे और किस चीज से स्क्रीनिंग करते हैं हम। उसकी स्क्रीनिंग क्यों करवाते हैं, इसी वजह से कि अगर ये कोलोनाइज होगा एक्सेसिव अमाउंट में वहां पे, तो बेबी को बाद में मेनिंजाइटिस सेप्सिस के चांसेस होंगे। और पेशेंट विद पॉजिटिव कल्चर रिसीव्स इंट्रापार्टम पेनिसिलिन या एम्पिसिलिन प्रोफाइलैक्सिस हम उसको देते हैं ताकि बेबी को नेक्स्ट सेप्सिस निमोनिया ना हो। इसमें जो क्वेश्चन आता है वो ये क्वेश्चन आता है कि एक इन्फेंट दिया होता है और उसमें 2-3 दिन डिलीवरी के बाद दिए होते हैं, और उसको मेनिंजाइटिस यानी कि उसको फीवर है, नेक रिजिडिटी है पेशेंट को, या डिसोरिएंटेड सा है बेबी, या फिर उसको निमोनिया वाले सिम्टम्स दिए होते हैं और उन्होंने ऑर्गेनिज्म पूछा होता है, तो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई ग्राम पॉजिटिव कोकाई। उसके बाद है स्ट्रेप्टोकोकस गैलोलिटिकस, जिसे हम स्ट्रेप्टोकोकस बोविस भी कहते हैं। ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, कोलोनाइज गट में करता है बैक्टीरियमिया और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करवाता है। लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंट फीचर है, बोविस इन ब्लड कैंसर इन कोलोन, मतलब ये एक तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करवाता है, और कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भी करवाता है, और बैक्टीरिया जो है कौन सा बैक्टीरिया है जो जीआईटी में कैंसर करवाता है, कोलोन कैंसर करवाता है ये, और इसके साथ ही एंडोकार्डाइटिस ज्यादा होता है, मतलब दोनों चीजें साथ साथ हैं ये। उसके बाद है एंटेरोकोकाई। इंटेरोकोकाई इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करवाता है, लेकिन इंटेरोकोकाई जो है वो सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस करवाता है। और जो एक और सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस करवाता है वो स्ट्रेप्टोकोकस सेंजिनस भी सब एक्यूट करवाता है, और उसमें जो हार्ट वाल्व इन्वॉल्व होता है वो माइट्रल वाल्व इन्वॉल्व होता है, ठीक है। स्टेप्टोकोकस सेंजिनस में मोस्टली माइट्रल वाल्व इन्वॉल्व होता है, और जो मैं पीछे बता रही थी स्टेप्टोकोकस ऑरियस में जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है आईवी ड्रग अब्यूजर्स में, वहां पे ट्राइकस्पिड वाल्व इन्वॉल्वमेंट होती है। इंटेरोकोकाई सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस करवाता है। इंटेरोकोकाई ग्राम पॉजिटिव कोकाई, इंटेरोकोकाई नॉर्मली कोलोनिक माइक्रोबाइटा है, और पेनिसिलिन जी रेजिस्टेंट होता है। यूटीआई बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, मोस्टली उस पेशेंट में इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करवाता है जिसमें जेनिटो यूरिनरी सिस्टम की या किसी भी पार्ट की, इस पोर्शन की हमने सर्जरी किया उस पेशेंट, उसके बाद उसको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस या जेनवेलियन और पेनफुल नोड्स डेवलप हो गए हैं, नोड्यूल्स बन गए हैं, मतलब इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो गया, तो किस वजह से, इंटेरोकोकस की वजह से है। बस इसमें यही बातें इंपॉर्टेंट हैं, बाकी अब छोड़ दें, बाकी हम करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलें अब एमसीक्यूज आ गए हैं। उसके बाद है मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग इन्फेक्शन इन पोस्ट स्प्लीनेक्टमी। मोस्ट कॉमन जो होता है पोस्ट स्प्लीनेक्टमी में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इसका ये ऑर्डर है कि जो पोस्ट स्प्लीनेक्टमी ऑर्गेनिज्म कैसे इन्फेक्शन करते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया मोस्ट कॉमन है, उसके बाद हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, उसके बाद नेजेरियम निजिटाइडस है, ये शिन एस एच एन शिन इसी तरह याद रखना है ये, मतलब ये तीनों बहुत ऑर्गेनिज्म और इनका शीन का यही ऑर्डर बनता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया मोस्ट कॉमन होता है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, नाइजेरियम निजिटाइडस 2 वीक आफ्टर सोर थर्ड चाइल्ड प्रेजेंट विद हेमाचूरिया, हाइपरटेंशन, माइल्ड प्रोटीन यूरिया, लाइकली ऑर्गेनिज्म कॉज ऑफ इन्फेक्शन। इसमें क्या हो गया पेशेंट को,
सोर थ्राट हुआ, उसके बाद पेशेंट को ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो गया। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस कौन करवाता है? ग्रुप पे स्ट्रेप्टोकोकस, जिसे स्ट्रेप्टोकोकस पायजिस भी कहते हैं। ठीक है, हिमाचूरिया, हाइपरटेंशन, माइल्ड प्रोटीन यूरिया ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के सिम्टम्स है। और सोर थ्राट हुआ, 2 वीक का गैप आ गया है। सोर थ्राट मोस्टली ग्रुप पे स्ट्रेप्टोकोकस पायजिस, सारा कुछ ये इस वजह से है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस है। ये बात याद रखनी है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में shape of the streptococcus pneumoniae diplococci lancet shape most common organism for hospital acquired UTI। hospital acquired वैसे common cause of infection staphylococcus aureus है, लेकिन hospital acquired UTI जो है वो E. coli की वजह से है। वैसे भी E. coli most common है UTI में। patient having fever, cough, sputum infiltrate on X-ray positive, catalase negative, isolated on culture। अब हमने ये देखना है कि एक तो इसमें क्या मेंशन है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, कैटालेस नेगेटिव है, और स्पूटम है, मतलब नमूनिया है उस पेशेंट को। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है? स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। उसके बाद है abscess इन लंग्स, बोथ लंग्स का बाय abscess फॉर्मेशन में मोस्ट कॉमनली स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस होता है। हाँ, ये नमूनिया वाला मैंने ये इसको ऐसे ही उठा के ऐड कर दिया था, डबल ए पे ये लिखा हुआ है। और ये बहुत सारे नमूनिया के एमसीक्यूज आते हैं, तो उसमें से अगर आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो याद रह जाते हैं वो याद कर लें। इसमें निमोनिया इन डायबिटीज एंड अल्कोहलिक पेशेंट, क्लेब्सिला। यानी कि एक पेशेंट को डायबिटीज है, खासकर अल्कोहलिक वाले के साथ ये आता है कि क्लेब्सिला करवाता है। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, सुडोमोनास एरिजिनोसा, ये मैंने पहले भी बताया। पेशेंट निमोनिया इन सीओपीडी पेशेंट, सीओपीडी पेशेंट है हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा। निमोनिया इन ब्रोंकिक्टिसिस, निमोनिया ब्रोंकिक्टिसिस या सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ है तो वो भी सिडोमोनास एरिजिनोसा है। नोजोकोमियल निमोनिया, यानी कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया जो है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस। निमोनिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस, इसमें जो फर्स्ट है ना निमोनिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस, पहले इसके सिडोमोनास एरिजिनोसा ही है, सेकंड नंबर पे फिर स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, जब सिस्टिक फाइब्रोसिस और निमोनिया का साथ में आएगा। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से होता है। और जो लोबार निमोनिया होता है वो भी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया मोस्ट कॉमन काज है। और वैसे जो लोबार निमोनिया करवाने वाले 3 हैं, लेकिन कम्युनिटी एक्वायर्ड हो, लोबार निमोनिया हो, तो वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के अलावा लोबार निमोनिया कौन से करवाते हैं? लीजियनीला और क्लेब्सियला, सिल्क, एस एल के सिल्क, यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, एल से लीजियनीला, के से क्लेब्सियला, ये लोबार निमोनिया करवाते हैं। और क्लेब, ठीक है, काज ऑफ ब्रोंकोनिमोनिया, ब्रोंकोनिमोनिया कौन करवाता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा, क्लेब्सिला। निमोनिया आफ्टर वायरल इन्फेक्शन, हमने भी देखे कि वायरल इन्फेक्शन के बाद अगर है तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, यानी कि पोस्ट इन्फ्लुएंजा। जैसे पोस्ट इन्फ्लुएंजा निमोनिया विद रस्टी स्पुटम, स्टेफिलोकोकस निमोनिया। निमोनिया विद ग्रांड जेली स्पुटम, क्लेब्सिला। निमोनिया इन एड्स, ये एचआईवी पेशेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आया बहुत है। निमोसिस जीरो बसाई है, कैरेनाई। एटिपिकल निमोनिया माइकोप्लाज्मा, वर्किंग निमोनिया भी माइकोप्लाज्मा के से जो होता है निमोनिया उसे कहते हैं। एयर कंडीशन रिलेटेड निमोनिया, ये एक तो एयर कंडीशन रिलेटेड निमोनिया लीजियनीला से होता है। और इसमें एक सबसे डिफरेंशिएटिंग फीचर है कि लीजियनीला के साथ पेशेंट का निमोनिया होता है, एक और एडिशनल फीचर आता है, डायरिया आता है। और इस पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया भी डेवलप हो जाता है कि सोडियम लेवल कम हो जाता है। और एयर कंडीशन होता है, या फिर जैसे शिप्स में जहाँ पे वाटरी एरिया है वहाँ पे जो अगर लोग हैं तो उनको लीजियनीला से निमोनिया होता है। और उसमें साथ ये वाले फीचर्स आते हैं जो एडिशनल मैंने बता दिए हैं। उसके बाद बेसिलस इंथ्राक्स है। बेसिलस इंथ्राक्स ग्राम पॉजिटिव स्पोर फार्मिंग रॉड है, मैंने इसका बता दिया। और बेसिलस इंथ्राक्स के जो फीचर आगे पूछे जाते हैं, इसमें 2 हैं, एडिमा फैक्टर होता है और लीथल फैक्टर है। और एक्सोटॉक्सिन एक होता है जो कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटेक्टिव एंटीजन। और इसमें है पॉली, इसमें कैप्सूल का मैंने बताया था कि बाकी सारे कैप्सूल किस चीज से बने हुए होते हैं? पॉलीसेकेराइड से बने हुए होते हैं। बाकी सारे बैक्टीरिया के जो कैप्सूल होते हैं वो पॉलीसेकेराइड से मिलकर बने होते हैं। और जो बेसिलस इंथ्राक्स का है वो बना हुआ होता है पॉली डी ग्लूटामेट से। और इसकी कॉलोनीज शो हालो प्रोजेक्शन समटाइम्स मेडूसी हेड, मेडूसा हेड अपीयरेंस। मेडूसा हेड अपीयरेंस कैसे आती है? ऐसे करके आती है, ये है ना, इसके साइड पे ऐसे ऐसे लाइन, इसके चारों साइड से ऐसे लाइन।
तो ये ऐसे पूरे यहाँ भी सारी लाइन हो जाएंगी, यहाँ भी, तो ये मेडुसी हेड अपीयरेंस आ जाएगी। पॉली ग्लूटामेट इसमें पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कुटेनियस एंथ्राक्स एक होता है पेशेंट को कि उसमें पेनलेस पेप्यूल होते हैं, ये बात याद रखनी है, पेनलेस पेप्यूल होते हैं सराउंडेड बाय वेजिकल्स, जिसके वेजिकल्स होते हैं, और अल्सर विद ब्लैक स्कार, यानी कि ब्लैक होता है और पेनलेस निक्रोटिक एरिया होता है, यूजुअली लीड टू बैक्टीरियमिया एंड डेथ है। उसके बाद है पल्मोनरी इंथ्राक्स इनहेलेशन ऑफ स्पोर, मोस्ट कॉमनली फ्रॉम द कंटेमिनेटेड एनिमल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। इसमें जो पल्मोनरी इंथ्राक्स का क्वेश्चन आता है उसमें फार्म हाउस यानी कि एनिमल वाली जगह का जिक्र होगा, या कंटेमिनेटेड एनिमल्स एनिमल प्रोडक्ट्स, या फिर वूल सॉर्टर का जिक्र होता है इसमें जो होता है ना। और ये बायो वेपन के तौर पे यूज होता है, पहले ये फ्लू लाइक सिम्टम्स करवाता है, उसके बाद जिसके इंपॉर्टेंट फीचर हैं वो ये कि पल्मोनरी हेमरेज करवाता है, मीडिया स्टाइनाइटिस करवाता है कि इन पेशेंट को इन्फेक्शन है, उसको फीवर है, उसको पल्मोनरी हेमरेज है, शॉक लाइक सिम्टम्स है, और हमने उसका चेस्ट एक्सरे करवाया है तो वाइडेंड उसका मीडिया स्टाइनम है, मीडिया स्टाइनम बहुत बड़ा हुआ है, चेस्ट एक्सरे पे में शो हो रहा है, तो हम कहेंगे कि उसको पल्मोनरी इंथ्राक्स है। और उसकी जो बैक हिस्ट्री होगी वो ये होगी कि उसका एनिमल के साथ कनेक्शन है, ये एनिमल प्रोडक्ट्स के साथ कनेक्शन है, जैसे वूल सॉर्टर डिजीज इसी वजह से इसको कहते हैं। और इसका प्रोफिलैक्सिस विद सिप्रोफ्लॉक्सासिन और डॉक्सीसाइक्लिन हम देते हैं। और जब ये दोनों हो जाए तो इसकी कॉम्प्लिकेशन हेमरेजिक मेनिंजाइटिस होता है। और इसमें जो एक पॉइंट है कि ये बेसिलस एंथ्रास जो है ना एक्सोटॉक्सिन, इसका एडिमा फैक्टर जो है वो सीएमपी का लेवल इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से प्रोटीन काइनेज एक्टिव होता है और फास्फोरिलेट करता है, एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से एडिमा डेवलप होता है। एडिमा फैक्टर जो है वो एडिमा डेवलप करता है, ये बात चलें बिल्कुल ऐसे ही याद रख लें, एडिमा फैक्टर एडिमा करवाता है, और लीथल फैक्टर जो होता है ना ये नेक्रोसिस करवाता है, पेनलेस नेक्रोटिक एरिया ब्लैक स्कार बनाता है। उसके बाद है बेसिलस सीरस, ग्राम पॉजिटिव रॉड है, फूड पॉइजनिंग काज करवाता है, स्पोर सर्वाइव कुकिंग राइस, ये भी मैंने रीहीटेड राइस सिंड्रोम इसीलिए इसको कहते हैं, कुकिंग राइस में इसके स्पोर्स आ जाते हैं और ये फूड पॉइजनिंग करवाता है। की प्राइस वार्म रिजल्ट्स इन जर्मिनेशन ऑफ स्पोर एंड एंटेरोटॉक्सिन फॉर्मेशन, मतलब राइस वार्म भी होते हैं, गर्म भी होते हैं, फिर भी ये स्पोर जर्मिनेट और एंटेरोटॉक्सिन इसमें बन जाते हैं। इसमें इमेटिक टाइप होती है जो नौजिया और वोमिटिंग सिर्फ करवाती है 1 to 5 आवर में, और कास्ट बाय सीरुलाइड और प्री फॉर्म टॉक्सिन। उसके बाद डायरियल टाइप जो होती है वो नॉन ब्लडी डायरिया करवाती है, लेकिन पेन और 8 to 18 आवर के बाद करवाती है, और इसमें हम देते सिर्फ सपोर्टिव केयर ही है पेशेंट को। उसके बाद इसके एमसीक्यूज आ गए हैं। पल्मोनरी इंथ्राक्स इन्फेक्शन, पेशेंट को पल्मोनरी इंथ्राक्स हुआ है तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन ड्रग ऑफ चॉइस है। पेशेंट विद कॉमन कोल्ड along with mild chest pain, breathing problem, diagnosed with early stage of pulmonary anthrax in infection, drug of choice ciprofloxacin. A farmer are looking after sheep present with sore throat, fatigue, and mild fever since 1 week. On examination, he has black lesion on his arm. अगर हम इसके ऑप्शन को बिनथ्रास को भूल जाएं तो इसमें पीछे कौन से फीचर हैं जो हमें इसको कंक्लूड करने में हेल्प कर रहे हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म हो सकता है। एक तो फार्मर है, दूसरा उसका शीप के साथ है, खासकर शीप या वूल सॉर्टर, शीप की बहुत बड़ी बड़ी ऊपर आपने देखा होगा तो उसके बाल होते हैं वूल के ऊपर, जिसे हम फारी भी कहते हैं, उसकी जो खाल होती है ना, इससे बेशक आप माइंड में रख लें कि जब वो उसके साथ या शीप की टेक केयर कर रहा है उसके बाद उसको सोर थ्राट हो गया है और उसको ब्लैक लियन बन गए हैं और फीवर हो गया है, तो इसका मतलब है वो एंथ्राक्स की तरफ है, उसको बेसिलस एंथ्राक्स का इन्फेक्शन हुआ है। कैप्सूल ऑफ बी एंथ्राक्स इज स्टेन्ड विद, इसका कैप्सूल डिफरेंट होता है ना पॉली डी ग्लूटामेट से, वो स्टेन्ड होता है एम एम पाइन स्टेन, जो भी इसको प्रोनाउंसिएशन आप लोग कर लें। सुडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस बाय क्लस्ट्राइडियम डिफिसाइल से होता है, ये हम अभी नेक्स्ट पढ़ लेंगे क्लस्ट्राइडियम इसमें, अभी इसके एमसीक्यूज देख लें। सुडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस का बायो क्लस्ट्राइडियम डिफिसाइल स्पोर फार्मिंग काजेस क्लस्ट्राइडियम टेटनस, स्पोर फार्मिंग काजेस टेटनस, क्लस्ट्राइडियम टेटनस है, सॉरी क्लस्ट्राइडियम टेटनी ऑर्गेनिज्म है, और एक स्पोर फार्मिंग ऑर्गेनिज्म है जो टेटनस काज करता है। गैस गैंग्रीन क्लस्ट्राइडियम पेरिफ्रिंजियंस काज करता है, अगर ना हो तो इसका दूसरा नाम है क्लस्ट्राइडियम वेल्चाई या वेल्काई। काज ऑफ डेथ बाय द गैस गैंग्रीन टॉक्सिमिक शॉक। काज ऑफ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लस्ट्राइडियम बोtulinum इंजेक्शन, अगर क्लस्ट्राइडियम बोtulinum से फूड पॉइजनिंग हो गई है तो उसकी कॉम्प्लिकेशन या उसका फीचर क्या है, रेस्पिरेटरी फेलियर। गैस गैंग्रीन काज बाय क्लस्ट्राइडियम वेल्काई। About neuromuscular junction, Clostridium botulinum inhibit the release of
मैंने क्लोस्ट्राडियम बोtulinum के पीछे पूरा मैकेनिज्म बताया कि ये क्लोस्ट्राडियम बोtulinum जो होता है ये स्नेयर प्रोटीन को क्लीव कर देता है, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन रिलीज नहीं होती। जब एसिटाइल कोलिन रिलीज नहीं होती तो मसल्स जो हैं, खासकर रेस्पिरेटरी मसल्स, वो कंट्रैक्ट नहीं कर पाते। जब वो कंट्रैक्ट ही नहीं कर पाते, रेस्पिरेटरी एफर्ट ही खत्म हो जाती है, तो फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाती है और इसी से रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो जाता है। ये पीछे मैंने एक्सप्लेन किया था। उसके बाद है द रिसेप्टर फॉर ऑफ एसिटाइल कोलिन एंड निकोटिनिक आर प्रेजेंट ऑन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे किस चीज के रिसेप्टर होते हैं? एसिटाइल कोलिन के। और जो क्लोस्ट्राडियम बोtulinum है वो एसिटाइल कोलिन के रिलीज को बंद कर देता है, जिसकी वजह से फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाती है। Pseudomembranous colitis caused by the Clostridium difficile. Clostridium botulinum effect respiratory paralysis करवाता है ये। Death due to Clostridium botulinum paralysis of respiratory muscle. Mostly ये affect करता है respiratory muscle को। उसके बाद characteristic finding of Clostridium botulinum is flaccid paralysis of respiratory muscles. Pseudomembranous colitis में हम क्या देते हैं? मेट्रोनिडाजोल और vancomycin देते हैं ट्रीटमेंट में। Patient had eaten fried rice 6 hours ago, now presented with nausea, vomiting, diarrhea, causes बेसिलस सीरस। इसमें ये देखिए फ्राइड एंड राइस का मेंशन है। तो ये बात याद रखनी है, फ्राइड राइस के साथ बेसिलस सीरस। जब भी फ्राइड राइस खाओ ध्यान से खाओ, उससे बेसिलस सीरस का इन्फेक्शन हो जाता है। क्लोस्ट्राडियम डिफिसाइल ये क्या करता है? ये दो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, टॉक्सिन ए और टॉक्सिन बी। दो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है ये, विच डैमेज इंटेरोसाइट्स, जो इंटेरोसाइट्स को ही जाके डैमेज कर देते हैं। और ये मोस्टली होता है किसमें है? हमें भी पता है कि ये सेकेंडरी टू एंटीबायोटिक्स होता है। तो कौन सी एंटीबायोटिक्स है? क्लिंडामाइसिन, खासकर सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, और एम्पिसिलिन। इसमें वैसे सबके अपने नाम याद करने हैं, और इसका सिनेरियो आता ही इस तरह है कि पेशेंट एक हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको 7 डेज एम्पिसिलिन लगे हैं या फ्लोरोक्विनोलिन हमने किसी वजह से उसको दिए हैं, और उसके बाद उसको ना डायरिया डेवलप हो गया पेशेंट को। मतलब हमने उसकी किसी भी चीज की हम उसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसके पेशेंट के बाद उसको डायरिया डेवलप हो गया एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट के बाद। अगर उसने एंटीबायोटिक का नाम नहीं भी मेंशन किया, एंटीबायोटिक की हिस्ट्री के बाद उसको डायरिया डेवलप हो गया, तो मोस्ट लाइकली क्लोस्ट्रिडियम डिफिसाइल का इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से डायरिया हो गया। और इसमें जो है क्लिंडामाइसिन, एम्पिसिलिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेफलोस्पोरिन, फ्लोरोक्विनोलोन एसोसिएटेड विद पीपीआई जब हम देते हैं। और इसमें पेशेंट को होता है वाइट वाटरी डायरिया होता है। और जो बोट टॉक्सिन है सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस करवा देते हैं, यानी कि कोलोन की इन्फ्लेमेशन करवा देते हैं। फुलमिनेंट इन्फेक्शन, टॉक्सिक मेगाक्लोन आइलियस शॉक, यानी कि जो फुलमिनेंट इन्फेक्शन है उसकी वजह से इसमें टॉक्सिक मेगाक्लोन हो सकता है। और डायग्नोसिस हम इसकी करते हैं, डायग्नोस बाय पीसीआर और एंटीजन डिटेक्शन बाय वन और बोथ टॉक्सिन्स इन स्टूल। इसके दो टॉक्सिन है ना, ए और बी, दोनों का पीसीआर इस तरह करते हैं। ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट में वैंकोमाइसिन फिर देते हैं। रिकरेंट केसेस में हम इसमें फिर फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट ही कर देते हैं। उसके बाद क्लेस्ट्राइडिया, ये ग्राम पॉजिटिव है, स्पोर फॉर्मिंग है, ऑब्लिगेट एनरो ब्रॉड्स है। टेटनस टॉक्सिन एंड बोtulinum टॉक्सिन आर प्रोटीएजेस दैट क्लीव द स्नेयर प्रोटीन इन्वॉल्व इन न्यूरोट्रांसमीटर। आई होप अब क्लेस्ट्राडियम टेटनी का मैकेनिज्म मुझे दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका टॉक्सिन का मैकेनिज्म मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। पैथोजिन नॉन इन्वेसिव होता है, रिमेन लोकलाइज्ड रहता है इनबाउंड साइड पे, लेकिन ये आगे कैसे मूव करता है ये आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि ये लोकलाइज्ड होता है। खासकर ये बात आपने ख्याल रखनी है, क्योंकि हम कहते हैं कि टेटनस को उसको अगर हुआ है तो बैक्टीरिया उसके अंदर तक चला गया है पूरी बॉडी में, इसलिए उसको टेटनस हो गया। बिल्कुल ऐसा नहीं होता, ये नॉन इन्वेसिव पैथोजन है और लोकलाइज्ड रहता है वहीं बाउंड साइड पे ही। मतलब एक लेट्स सपोज नेल पे उसका इन्फेक्शन है या वुंड है, बना हुआ जख्म बना हुआ है, तो वो वहीं पे रहेगा। वहीं से वो टेटनोस्पैज्मिन टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, जो एक्सोटॉक्सिन है काजिंग टेटनस। टेटनोस्पैज्मिन स्प्रेड टू रेट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट टू सीएनएस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेट्रोग्रेड इसकी एक्सोनल ट्रांसपोर्ट होती है। ये है, चले हम इसको ड्राई कर लेते हैं। रेट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट होती है। रेट्रोग्रेड का क्या मतलब है कि एक्सॉन से सेल बॉडी की तरफ जाता है या एक्सॉन से इसकी तरफ आता है? ये एक्सॉन है और ये इसकी सेल बॉडी अगर है, तो यहाँ से सेल बॉडी से इधर को वैसे जाता है, जो नॉर्मल सिग्नल होता है, यहाँ से यूं सिग्नल आता है इस डायरेक्शन में।
लेकिन इसमें रेट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट होती है कि एक्सॉन वाली साइड से ये सेल बॉडी की तरफ, और फिर सेल बॉडी से फिर नेक्स्ट न्यूरॉन के एक्सॉन, और इस तरह ये आगे मूव करता है। ठीक है, ये रहा रेट्रोग्रेड। Retrograde axonal transport to CNS block the release of GABA and glycine from Rimsha cells. रिमशा सेल्स, जैसे रिमशा रमशा, डॉक्टर रमशा ने शायद हमारा कोर्स भी लिया है, या वैसे भी एक है डॉक्टर रमशा, तो वहीं से याद रख लें। रिमशा सेल्स इन स्पाइनल कार्ड में रेट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट होती है इसकी, और इसमें स्पास्टिक पैरालिसिस होती है, रेज्ड आईब्रो, ओपन ग्रीन हो जाती है, ऑस्टिटोनस पोस्चर हो जाता है। ठीक है, ट्रीटमेंट में हम इसके एंटी टॉक्सिन देते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने एक्सप्लेन कर दिए ऊपर इस टॉपिक में। ये वो पॉइंट है जो आपको किसी बुक से भी अगर ना भी पढ़े तो ये वाली चीजें अगर इस तरह आप पढ़ लें तो बहुत सारे एमसीक्यूज हो जाते हैं। क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम प्रोड्यूस हीट लेबाइल टॉक्सिन। ये हीट लेबाइल टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, यानी कि हीट से इफेक्ट हो जाता है, हीट से खत्म हो जाता है ये टॉक्सिन। और ये फिर करता क्या है कि इनहिबिट एसिटाइल कोलिन एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन काजेस बोटुलिज्म in babies. Ingestion of spores honey leads to disease floppy baby syndrome। फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम का मेंशन हो, या एक बेबी है बर्थ के कुछ टाइम बाद ना उसको मसल्स उसके वो हो गए हैं, फ्लैसिड हो गए हैं, इसको कहते हैं वो पूरा बेबी फ्लैसिड हो गया। उसकी हिस्ट्री है कि उसको हनी, जैसे वो कहते हैं ना घुट्टी दे दी है नानी ने, दादी अम्मी ने, तो वो हनी अगर साफ ना हो हनी, और हमने क्लीनलीनेस का ख्याल ना रखा हो, तो पेशेंट को बेबी को ये हो सकता है। एडल्ट में डिजीज इज काज बाय इंजेक्शन ऑफ प्री फॉर्म टॉक्सिन इन केन फूड में पहले से बना हुआ होता है। और डिप्लोपिया में ये डिप्लोपिया ने क्लस्ट्राइडियम बोटुलिनी में 5 Ds हैं, यानी कि इसमें डिप्लोपिया, डिसआर्थरिया, डिस्फीजिया, डिस्निया, डिसेंडिंग फ्लैसिड पैरालिसिस। उसमें स्पेस्टिक क्लस्ट्रिडियम टेटनी में स्पेस्टिक पैरालिसिस होती है, इसमें डिसेंडिंग फ्लैसिड पैरालिसिस होती है। डिसेंडिंग का मतलब है ऊपर से नीचे की तरफ शुरू होती है, मतलब पहले उसके आर्म मसल या रेस्पिरेटरी मसल्स, उसके बाद वो लेग मसल्स की तरफ जाएगी उसकी जो पैरालिसिस है। इसलिए इसमें बोटुलिनियम में सबसे पहले कहा जाता है कि उसको डेथ किस वजह से होती है, रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से होती है, क्योंकि डिसेंडिंग ऊपर वाले मसल पहले इफेक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए। और डिसेंडिंग पैरालिसिस किस में होती है? चले डिसेंडिंग नहीं तो फिर ये बता दें असेंडिंग पैरालिसिस किस में होती है। जीबीएस में असेंडिंग पैरालिसिस होती है, लेकिन डिसेंडिंग पैरालिसिस इसमें है क्लस्ट्राइडियम बोटुलिनियम में। गुलेनबेरी सिंड्रोम जो होती है उसमें असेंडिंग पैरालिसिस है, ये बात याद रखें, और डिसेंडिंग पैरालिसिस है क्लस्ट्राइडियम बोटुलिनियम की वजह से। आई होप ये पॉइंट दोनों अब क्लियर हो गए हैं। उसके बाद है क्लस्ट्राइडियम परफिंजेंस। ये प्रोड्यूस करता है अल्फा टॉक्सिन लेसिथिनेज ऑफ फास्फोलेज फास्फोलाइपेज दैट काजेज मायोनेक्रोसिस गैस गैंग्रीन। यानी कि लेसिथिनेज एक एंजाइम है जो मायो फास्फोलाइपेज, लेसिथिनेज उसका नाम है, जो फास्फोलाइपेज है, जो मायोनेक्रोसिस उसी की वजह से होती है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि फास्फोलाइपेज, लेसिथिनेज या अल्फा टॉक्सिन, ये तीनों चीजों में से एक चीज पूछी जाती है कि कौन सी गैंग्रीन, इससे क्या होता है, इससे गैस गैंग्रीन होती है। और इसके बाद हेमोलिसिस भी यही करवाते हैं। If heavily or contaminated food is cooked by left standing till too long for less than 80 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर हमने उसको 60 डिग्री सेंटीग्रेड से लेस पे हमने उसको काफी टाइम के लिए भी हीट किया है, उसको गर्म किया है, तब भी उसके स्पोर एग्जिस्ट करेंगे, स्पोर जर्मिनेट कर जाएंगे। और ये हीट लेबाइल एंटेरोटॉक्सिन है, लेट ऑनसेट, इसी में फूड पॉइजनिंग सिम्टम्स होते हैं 10 to 12 आवर में, और खुद ही रिजॉल्व हो जाते हैं मोस्टली 24 आवर में। और मोस्टली इसका जो सिनेरियो आता है वो इसके साथ आता है, गैस गैंग्रीन के साथ आता है। लेकिन अगर फूड पॉइजनिंग के साथ आए तो उसके ये है, ये सेल्फ रिजॉल्विंग है, और विद इन 24 आवर वो रिजॉल्व हो जाएगी। इस तरह का अगर सिनेरियो है जिसमें उसके रिजॉल्व हो गए हैं तो तब वो क्लस्टरिडियम परफिंजेंस है, नहीं तो नहीं है। उसके बाद क्रोनिक बैक्टीरियम डिप्थीरिया। ये ग्राम पॉजिटिव रॉड है, अकर इन एंगुलर अरेंजमेंट, ट्रांसमिटेड बाय रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। इसकी ट्रांसमिशन का एमसीक्यूज आता है कि ये ट्रांसमिशन इसकी कैसे होती है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से ट्रांसमिशन होती है, और एंगुलर अटैचमेंट, एंगुलर इसकी अरेंजमेंट होती है कि ये अगर थ्रॉट है ना, मैं एरो से शो कर रही हूँ, तो यहाँ पे एंगुलर इसके एंगल्स से यूं करके बनना शुरू हो जाता है, ये इसकी कॉलोनीज बनना शुरू हो जाती हैं। काजेज डिप्थीरिया बाय एक्सोटॉक्सिन इनकोटेड बाय बीटा प्रोफेज।
डिप्थीरिया का जो एक्सोटॉक्सिन है वो बीटा परोफेज से इनक्लूड होता है, ठीक है। पोटेंट एक्सोटॉक्सिन इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस वाया एडीपी राइबोसाइलेशन ऑफ इलोंगेशन फैक्टर 2 लीडिंग टू पॉसिबल निक्रोसिस इन फेरेंक्स कार्डियक एंड सीएनएस टिश्यू। इसमें फेरेंक्स के बाद जो इसका मोस्ट इफेक्ट आता है वो हार्ट पे इफेक्ट आता है, कार्डियक इफेक्ट आता है। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये इलोंगेशन फैक्टर 2 है ना, इसने अगर ट्रांसलेशन बनानी होती है, प्रोटीन की फॉर्मेशन करनी होती है इलोंगेशन फैक्टर 2 ने, तो ये एडीपी राइबोसाइलेशन कर देता है एलोंगेशन फैक्टर 2 की, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती है। और जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती तो वहां पे निक्रोसिस ही स्टार्ट हो जाती है उस जगह पे। और ये सूडो मेम्ब्रेनस फ्रिंजाइटिस यानी कि ग्रेइश वाइट मेम्ब्रेन बना देता है फेरेंजस फेरेंक्स में। और लिम्फेडिनोपैथी करवाता है, बुल नेक करवाता है। और टॉक्सिन डिसेमिनेशन में काज मायोकार्डाइटिस, एरिथमिया, न्यूरोपैथीज। इसके सिनेरियो में ये मोस्टली ये भी होता है कि उसको कोई ना कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम एक साथ मेंशन होता है, और साथ उसको थ्रॉट का इन्फेक्शन और ग्रेश मेम्ब्रेन का मेंशन होता है, तो वो क्रोनिक बैक्टीरियम डिप्थीरिया ये करता है। और लैब डायग्नोसिस बेस्ड ऑन ग्राम पॉजिटिव रॉल्ट विद मेटाक्रोमेटिक बिल्लू रेड ग्रेन्यूल्स एलिट टेस्ट फॉर टॉक्सिन होता है। उसके बाद है ब्लैक कॉलोनीज ऑन क्रिस्टीन टेल्यूराइट एगर जो है पैथोलॉजी एग्जाम वाले, वो ये बात याद रखें कि इसमें क्लब शेप्ड क्रोनिबैक्टीरियम क्लब शेप्ड इसमें होता है, मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये ग्रो करता है लोफलर मीडिया पे, और इसकी ब्लैक कॉलोनीज होती हैं, यानी कि एक तो क्लब शेप जो है और मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स हैं वो लोफलर मीडिया पे है। और अगर हमने एगर ही चेंज कर दिया, मीडिया सिस्टाइन टेल्यूराइट एगर कर दिया, तो फिर ब्लैक कॉलोनीज बन जाएंगे इसके। और ये एडीबी से सारा इसका पूरा लिखा हुआ है कि एडीपी राइबोसाइलेशन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, और इसकी जीन कहाँ पे होती है, बीटा प्रोफेज पे होती है। और ये खुद क्या है, क्रोनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया इलोंगेशन फैक्टर 2 की राइबोसाइलेशन करवाता है। और ग्रेन्यूल्स इसके होते हैं, ग्रेन्यूल्स आपने देख लिए, मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स होते हैं इसके। अब इसके एमसीक्यूज हम देख लेते हैं। A patient present with sore throat and the membrane covering up the throat. Upon removal of membrane, it bleeds. It is most likely due to diphtheria. मतलब हम सोर थ्राट है, उसकी मेम्ब्रेन एक बनी हुई है उसके गले में, मेम्ब्रेन को अगर हम उतारेंगे, रिमूव करेंगे, तो वहां से ब्लीड हमें नजर आएगा। और डिप्थीरिया प्रोसीजर विच मोस्ट ऑर्गेनिज्म बट नॉट द स्पोर, विच ऑर्गेनिज्म स्पोर्स आर मोस्ट रेजिस्टेंट किसके, क्लोस्ट्राइडियम के। अभी हमने पीछे देखा है कि वो 62 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी हमने उसको, ये देखें, क्लोस्ट्राडियम के हमने 62 डिग्री सेंटीग्रेड से भी हीट किया, तभी उसके स्पोर एग्जिस्ट करते हैं। मदर कम्स टू यू विद 4 month old baby. Baby had muscle weakness, no head hold, failure to thrive. She says she gives baby formula mixed milk with honey. What is the cause? Clostridium botulinum। ये देखिए बुक में बार बार मेंशन है हनी का वर्ड। उसके बाद है ये लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस, हम आगे करेंगे। अभी इसमें देखेंगे ये चीज एक मैंने ऐड की है, सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो इसमें वैंकोमाइसिन है, क्योंकि मेट्रोनिडाजोल नहीं है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्लस्ट्रिडियम डिफिसाइल या सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस मेट्रोनिडाजोल है, उसके बाद वैंकोमाइसिन है। लेकिन अगर माइल्ड होगा तब सिर्फ हम मेट्रोनिडाजोल देंगे, और अगर सिवियर और रेजिस्टेंट है तो तब हम वैंकोमाइसिन देंगे। अगर फिर मेंशन इसमें नहीं है ना, अब मेट्रोनिडाजोल ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हमने वैंकोमाइसिन तब प्रेफर किया। लेकिन ये तीनों चीजें आपने याद रखनी है, मेट्रोनिडाजोल इसके ड्रग ऑफ चॉइस है, उसके बाद वैंकोमाइसिन है। अगर माइल्ड है तो हम सिर्फ मेट्रोनिडाजोल देंगे, और अगर सिवियर है, रेजिस्टेंट है, तब हम सिर्फ वैंकोमाइसिन देंगे। ड्रग ऑफ चॉइस इसकी है क्लस्ट्रिडियम डिफिसाइल की। ये लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेन का एमसीक्यूज है, ये हम अभी आगे पढ़ते हैं इस बैक्टीरिया को। अ प्रेग्नेंट वुमेन प्रेजेंटेड विद complaint of severe diarrhea on microscopy. There is tumbling mortality of organism. What could be the possible cause of diarrhea in this woman? टम्बलिंग मोटेलिटी जो एक फीचर है ना, और प्रेग्नेंट पेशेंट में जो इन्फेक्शन करवाता है, खासकर डायरिया है, टम्बलिंग मोटेलिटी इसका है इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस है। ये 2 पॉइंट आपने याद रखने, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस के करेक्टरिस्टिक है। ये आ भी गया आगे। ये ग्राम पॉजिटिव है, फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलरली रॉड है, एक्वायर्ड बाय इंजेक्शन ऑफ अनपास्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स। इसमें एक तो वो जो पीछे 2 फीचर मैंने बताए हैं उसका क्वेश्चन आता है, दूसरा ये आता है कि ये होता कैसे, इंजेक्शन ऑफ अनपास्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स, कोल्ड डेली मीट्स, ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन बाय वेजाइनल ट्रांसमिशन ड्यूरिंग बर्थ। ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन होती है इसकी अनपास्चराइज्ड डेयरी मिल्क से, ये होता है। और ग्रो वेल एज वेल एज रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर कोल्ड इनरिचमेंट, मतलब ये
अगर हमने फ्रिज में भी कुछ रख दिए है ना, मीट या डेयरी प्रोडक्ट्स फ्रिज में भी रख दिए, बहुत ठंडे भी कर लिए, -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी ये ग्रो कर जाता है। तो इसलिए ये है। और ये बनाता है फार्म रॉक टेल्स via actin polymerization that allows the intracellular movement of the cell to cell spread across the cell membrane। मतलब लेट्स सपोज, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, नीचे वाले डायग्राम पे ये एक सेल की मेम्ब्रेन है और एक ऊपर वाला ये सेल है। तो इसके दरमियान में ये यूं मूव कर जाता है। रॉकेट टेल इसको इसलिए कहते हैं कि एक्टिन पोलिमराइजेशन दैट अलाउ द इंट्रासेलुलर मूवमेंट सेल टू सेल स्प्रेड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन देयर बाय अवॉइडिंग एंटीबॉडी। मतलब ये सेल से बाहर निकलता ही नहीं है, एक बॉडी का सेल है, उससे उसके बाद उसकी सेल मेम्ब्रेन से दूसरी में चला जाता है जल्दी से, रॉकेट टेल जैसे रॉकेट मूव कर रहा होता है। और ये सेल से बाहर ही नहीं आता। जब सेल से बाहर ही नहीं आएगा तो उसकी एंटीजन ही नहीं पता चलेगी बॉडी में टी सेल्स को, और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनेगी। इस तरह ये अवॉइड करता है एंटीबॉडी फॉर्मेशन को। लिस्ट्रियोलाइसिन जनरेट्स द पोर्स ऑफ फेगोसोम्स अलोइंग इट एस्केप इनटू द साइटोप्लाज्म। लिस्ट्रियोलाइसिन इसके पास एक एंजाइम होता है जिसकी वजह से फेगोसोम पोर कर देता है फेगोसोम में और एस्केप करता है साइटोप्लाज्म से। करेक्टरिस्टिक इसके हैं, टबलिंग मोटेलिटी इन ग्रोथ काजेज एमनियोनाइटिस सेप्टिसीमिया स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन इन प्रेग्नेंट पेशेंट। एक तो ये प्रेग्नेंट फीमेल में करवाता है, टबलिंग मोटेलिटी करवाता है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन की काज है एमनियोनाइटिस करवाता है, इन्फेंटी सेप्टिका भी करवाता है, मतलब इन्फेंट में सेप्सिस भी करवाता है, और मेनिंजाइटिस इन इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट, नियोनेट्स, ओल्डर एडल्ट, और लिमिटेड गैस्ट्रोएंटेराइटिस इन हेल्दी इंडिविजुअल। ये लेकिन लिमिटेड करवाता है, जो अगर प्रेग्नेंट फीमेल है, प्रेग्नेंट फीमेल में भी करवाता है और हेल्दी में भी करवाता है ये। उसके बाद है नोकार्डिया एंड एक्टिनोमाइसिस। नोकार्डिया है दोनों ग्राम पॉजिटिव है फॉर लॉन्ग ब्रांचिंग फिलामेंटल रिसेंबलिंग फंजाई। इनमें दोनों में डिफरेंस मैंने बताया था कि नोकार्डिया एसिड बेसिलाई है और एक्टिनोमाइसिस एसिड नहीं है। ये एरोबिक है और एक्टिनोमाइसिस एनारोब है। जो एनारोब है वो ओरल रिप्रोडक्टिव और जीआईटी माइक्रोबिota में है, और जो एरोबिक है वो सॉइल में है। Nocardia pulmonary infection in immunocompromised patient can mimic the TB with negative PPD test, cutaneous infection after trauma to the immunocompetent patient। यानी कि immunocompromised patient है, लेट्स सपोज एड्स का पेशेंट है, बहुत ओल्ड पेशेंट है, तो उसमें पल्मोनरी इन्फेक्शन करवाएगा। अगर पेशेंट की इम्यूनिटी बिल्कुल ठीक है तो उसमें कुटेनियस इन्फेक्शन करवाएगा। और सीएनएस में, ये सीएनएस में अगर चला जाए इम्यूनोकम्पिटेंट पेशेंट में, तो सेरेब्रल एब्सेस करवाता है। और इसकी ट्रीटमेंट जो ट्रीट किया जाता है सल्फोनामाइड से इसको ट्रीट किया जाता है। स्नैप से याद रखें, सल्फोनम SN जो है सल्फोनामाइड और नोकार्डिया। उसके बाद एक्टिनोमाइसिस है, ये करता है ओरल और फेशियल एब्सेस दैट ड्रेन थ्रू द साइनस ट्रैक ऑफन एसोसिएटेड विद डेंटल कैरीज एक्सट्रैक्शन और अदर मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा। फॉर्म्स येलो सल्फर ग्रैन्यूल्स। येलो ग्रैन्यूल्स या येलो सल्फर ग्रैन्यूल्स, ये जिस सिनेरियो में मेंशन हो तो आंखें बंद करके एक्टिनोमाइसिस इसराइली लगाना है, लेकिन देख लेना है कि ग्रैन्यूल्स का वर्ड हो यहाँ पे। कॉलोनीज या पिगमेंट होंगे तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस है। कोई 10वीं बार ये बात मैं कह चुकी हूँ, अब याद रहे आप लोगों को, कोई एमसीक्यू जिसका गलत नहीं करके आना कहीं भी। उसके बाद है ओरल या फेशियल एब्सेस होती है और उसमें मेंशन हो के उसमें साइनस ट्रैक बन गया है, तब एक टिनोमाइसिस स्टाइल ही है। ये क्वेश्चन सिनेरियो में बार बार होते हैं। और उसके बाद उसको पेशेंट को डेंटल कैरीज है या डेंटल एक्सट्रैक्शन है या कोई भी उसको ट्रॉमा हुआ है, उसके बाद उसको साइनस ट्रैक या एब्सेस बन गई है जिसमें सल्फर ग्रेन्यूल या येलो ग्रेन्यूल्स हैं। और जिस पेशेंट में एक तो ये ट्रामा और ओरल हिसाब से ये क्वेश्चन आता है। दूसरा इसका क्वेश्चन आता है पीआईडी का, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। पेशेंट में कौन से पेशेंट में ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज करवाता है? जिनमें इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हों, मतलब हमने यूट्रस में उसको कॉपर इम्प्लांट या कुछ भी इंट्रायूट्राइन उसको कोई डिवाइस इम्प्लांट कर दिया है, तो उसमें जो पीआईडी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है वो एक्टिनोमाइसिस इसराइली का होगा, और इसमें इसका डिस्चार्ज भी येलो ग्रेन्यूल्स येलोश होगा। और इसकी ट्रीटमेंट करते हैं हम पेंसिलिन के साथ करते हैं। एक्टिनोमाइसिस के इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट इन दोनों के मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद है फ्राइड लैंडर नमोनिया कास्ड बाय क्लेब्सिला नमोनिया फ्राइड। उसके बाद है डायबिटिक पेशेंट विथ थिक म्यूकेट जेली लाइक स्पुटम। जेली लाइक स्पुटम क्लेब्सिला का होता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लेब्सिला नमोनिया हम नेक्स्ट में पढ़ लेते हैं, क्लेब्सिला नमोनिया के सारे फीचर्स अभी इसके एमसीक्यूज देख लें। A diabetic patient with thick mucoid sputum jelly-like organism is Klebsiella. Characteristic feature of Klebsiella pneumoniae grant jelly sputum. 9-month child presented with fever, cough. He was negative for respiratory syncytial virus, other most common cause.
मतलब जो बच्चों में मोस्टली होता है ना, वो रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस से फीवर और कफ वगैरह डेवलप होती है। लेकिन अगर वो भी नेगेटिव आ गया तो फिर कौन सा, फिर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। पेशेंट सफरिंग फ्रॉम लोबार निमोनिया, लोबार निमोनिया के लिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, हमने देखा। 70-year lady presented with fever, cough, yellow sputum, involvement of lower lung lobes, was unable to recognize her family. Most likely cause is streptococcus pneumonia. लोअर लोब इन्वॉल्व है ना, लोबार निमोनिया स्टेप्टोकोकस निमोनिया करवाता है। और येलो स्पुटम है, येलो स्पुटम तो खैर स्टेप्टोकोकस और इसमें भी होता है, लेकिन यहाँ पे लोबार निमोनिया है जो वो स्टेप्टोकोकस निमोनिया करवाता है। मोस्ट प्रोमिनेंट टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय स्टेप्टोकोकस निमोनिया, प्रोमिनेंट जो है स्टेप्टोलाइसिन ओ है। फॉर निमोनिया डायग्नोसिस हम स्पुटम कल्चर करवाते हैं। स्टेप्टोकोकल निमोनिया इन्फेक्शन इज इन अ पर्सन, क्लियरेंस ऑफ इन्फेक्शन अकर वाया हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्लियरेंस ऑफ इन्फेक्शन होती है, खासकर स्टेप्टोकोकल निमोनिया में। Man on vent has pneumonia, sputum showed greenish color diagnosis. Pseudomonas aeruginosa में ग्रीन कलर के वो होते हैं, अभी पीछे देखा था उसमें ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, ग्रीन ग्रेन्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते भी हैं इसको। पेशेंट विद सिस्टिक फाइब्रोसिस, दे आर आस्किंग व्हाट पेशेंट विल डेवलप। अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस का पेशेंट है तो उसको क्या डेवलप हो जाएगा, कौन सी कॉम्प्लिकेशन, ब्रोंकिक्टिसिस। A child diagnosed with cystic fibrosis developed bronchiectasis cystic organism. Cystic fibrosis है, उसको bronchiectasis है, pseudomonas aeruginosa। Most common complication of AIDS, एड्स की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन किस चीज से होती है, निमोसिस कैरियानाई निमोनिया करवा देता है एड्स वाले पेशेंट में। उसके बाद आ गया ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के जो एपिथेलाइड और वो वाले हैं, वो जो सारी चीजें हैं कि ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी की एग्जांपल है, वो इम्यूनोलॉजी में हम कर लेंगे। तो अभी सिर्फ यहाँ पे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन कैसे होता है ये सारी चीजें देख लें। जो इम्यूनोलॉजिकल इसका व्यू है वो हम इम्यूनोलॉजी में इंशाल्लाह कर लेंगे। ये एसिड फास्ट रॉड है, पिंक रॉड्स है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी ऑफन रेजिस्टेंट, तो ये मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट होता है। माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेलुलरली causes disseminated नॉन टीबी डिजीज इन एड्स। ये पेशेंट एड्स के हवाले से आता है कि एक, सॉरी, क्वेश्चन जो है, एक पेशेंट को एड्स है और उसको डिसेमिनेटेड डिजीज हो गई है, लेकिन वो नॉन टीबी है और जिस मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट है, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, एम एवियम इंट्रासेलुलरली है। और लिम्फेडिनाइटिस, सर्वाइकल लिम्फेडिनाइटिस बच्चों में माइकोबैक्टीरियम सैक्रोफैलसियम करवाता है। और माइकोबैक्टीरियम मेरिनियम जो है हैंड इन्फेक्शन एंड एक्वेरियम हैंडलर, एक्वेरियम में फिश रखी होती है ना, अगर वो बार बार एक्वेरियम में हाथ डाल रहा है, हैंड उसको हैंडल कर रहा है, तो उसको जो हैंड इन्फेक्शन होगा वो इसकी वजह से होगा। टीबी में सिम्टम्स क्या आते हैं, फीवर, नाइट स्वेट्स, वेट लॉस, कफ, नॉन प्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव हेमोप्टिसिस होती हैं। और इसमें कॉर्ड एक होता है, कॉर्ड क्रिएट सरपेंटाइन कॉर्ड अपीयरेंस इन विरुलेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस स्ट्रेन, एक्टिवेट माइक्रोफेजेस, ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन, इंडिकेट द रिलीज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस फैक्टर अल्फा। और एक सल्फाटाइड होता है, इसमें सरफेस ग्लाइकोलिपिड्स है, इनहिबिट फेगोलाइसोसोमल फ्यूजन। ये इसके विरुलेंट फैक्टर हैं, एक तो जो कॉर्ड एक कॉर्ड क्रिएट सरपेंटाइन कॉर्ड है, दूसरा सल्फाटाइड्स है। और इसमें जो ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन है वो इम्यूनिटी में मैं आपको समझा दूंगी, इम्यूनोलॉजी में। अब यहाँ पे ये देखें कि माइकोबैक्टीरियम पेशेंट ने इनहेल किया है, उसके हाइलर नोज में आ गया, उसके लंग्स में चला गया, ठीक है। यहाँ पे इसके लंग्स में इसके मिड और लोअर लोब को यूजली इन्वॉल्व करता है, गोहन फोकस बनाता है। फिर जब गोहन फोकस के साथ लिम्फ नोड भी ऐड हो जाता है, तो तब गोहन कम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। और इसमें जो नेक्स्ट है ना, प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस, वो दो में 90% तो ये है कि वो हील हो जाता है विद फाइब्रोसिस, और वहीं पे कैल्सिफिकेशन हो जाती है। और कैल्सिफिकेशन या कैविटेशन मोस्टली अपर लोज में होती है। और 10% जो है ना वो प्रोग्रेसिव हो जाती है डिजीज, वो हील नहीं होती फाइब्रोसिस से। टीबी के इन्फेक्शन हुआ है जहाँ पे बोन फोकस बना है, वो हील नहीं होता, वो प्रोग्रेस कर जाता है। एड्स में माल न्यूट्रिशन वाले पेशेंट में प्रोग्रेसिव लंग डिजीज करवा देता है, मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस करवा देता है। और इसमें हम सबसे पहले पीपीडी टेस्ट करते हैं, पीपीडी पॉजिटिव इफ करंट इन्फेक्शन और पास्ट एक्सपोजर। हम पीपीडी टेस्ट करते हैं, वो पॉजिटिव दो सिचुएशन में आता है। एक तो ये कि पेशेंट को पहले भी इन्फेक्शन हो चुका है,
वो अब ठीक है, उसको वैसे ही कोई सिम्टम्स हैं, हमने उसको पीपीटी टेस्ट कर लिया है, तो वो भी पॉजिटिव है। और अगर पेशेंट को अभी भी इन्फेक्शन हुआ है, वो पहले बिल्कुल ठीक था, तो तभी पीपीटी टेस्ट पॉजिटिव होगा। पीपीटी नेगेटिव इफ नो इन्फेक्शन। पीपीटी नेगेटिव सिर्फ उस वक्त होगा कि जब पेशेंट को करंट इन्फेक्शन भी नहीं है और पहले भी उसको कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, और ये पॉजिटिव होगा इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में भी पॉजिटिव होगा, स्पेशली विद लो CD4 सेल काउंट। ऐसा क्यों होता है कि लो CD4 काउंट में पॉजिटिव पीबीटी पॉजिटिव आता ही नहीं है, नेगेटिव आता है? क्योंकि ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है ना टीबी का। हम टीबी ट्यूबरकुलिन, जब ट्यूबरकुलिन टेस्ट हम करते हैं, ट्यूबरकुलिन पेशेंट की स्किन में इंजेक्ट करते हैं, वहां पे हमने रिएक्शन देखना होता है। और वो रिएक्शन किस वजह से होता है? वहां पे ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन या रेडनेस किस वजह से होती है? वहां पे CD4 T सेल्स ने बस आके मैं आती वहां, हूँ थोड़ी देर में। काइंडली माइक ऑफ रखें। उसमें CD4 ने आके, टी सेल्स ने आके वहां पे रिएक्शन करवाना होता है। जब बॉडी में टी सेल्स ही, CD4 सेल्स ही काउंट कम हो गया है, तो वहां पे रिएक्शन ही नहीं होगा, हमें ड्यूरेशन शो नहीं होगी ट्यूबरकुलिन पेशेंट में इंजेक्ट करने से, तो पीपीडी नेगेटिव आ जाएगा, हालांकि बेशक पेशेंट को टीबी डेवलप हुआ हुआ हो। इंटरफ्रॉन गैमा रिलीज ऐसे है फ्यूअर फास्ट पॉजिटिव फ्रॉम बीसीजी वैक्सीनेशन। अगर पेशेंट को बीसीजी वैक्सीन है तो इंटरफ्रॉन गैमा रिलीज ऐसे वो फॉल्स पॉजिटिव आ जाएगा ये टेस्ट। कैजेटिंग ग्रेनुलोमा विद सेंट्रल नेक्रोसिस एंड लैंग जायंट सेल्स आर कैरेक्टरिस्टिक टू द सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस। सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस में लैंगहैंस जायंट सेल्स होते हैं और केजेटिंग ग्रैनुलोमा होता है, यानी कि केजिएशन हुई होती है, दरमियान से नेक्रोसिस हुई हुई होती है। और लैंगहैंस जायंट सेल्स को हम ये फ्यूज्ड मैक्रोफेजेस हैं विद लैंगरहैंस सेल्स। लैंगरहैंस सेल्स जो हैं वो डर्मल होते हैं, यानी कि स्किन में होते हैं। लैंगर, आर से लैंगर, डर्मल, डर्मल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है लैंगरहैंस सेल्स। जो लैंग हैंड सेल्स हैं, जायंट सेल्स हैं, वो बड़े बड़े फ्यूज्ड मैक्रोफेजेस हैं, यानी कि मैक्रोफेजेस तीन चार इकट्ठे होकर एक बड़ा सारा सेल बना देते हैं, जो जिसे हम लैंग हैंड जायंट सेल कहते हैं। और एपिथेलाइट का किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसी ग्रुप में था या शायद दूसरे हमारे रफी वाले ग्रुप में था, कि जायंट सेल और एपिथेलाइट। एपिथेलाइट सेल जो होते हैं वो सिर्फ मैक्रोफेजेस, जब मैक्रोफेजेस से एपिथेलाइट सेल बनते हैं, डिराइव होते हैं। और जो जायंट सेल होते हैं वो बहुत सारे मैक्रोफेजेस और एपिथेलाइट सेल मिलके मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल बनाते हैं। टीबी रीएक्टिवेशन रिस्क इज हाईएस्ट इन इम्यूनोकम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल, खासकर HIV ट्रांसप्लांटेशन टिम्यूनोग्लोसिस फैक्टर अल्फा इनहिबिटर यूजेस। अब इसका भी कंसेप्ट है कि अगर पेशेंट को हमने जिस पेशेंट को हमने TNF अल्फा इनहिबिटर देने होते हैं ना, उस पेशेंट का पहले हम ये पीपीडी टेस्ट करवाते हैं कि उसको पहले टीबी तो नहीं हुआ था, कि उसका जो टीबी रीएक्टिवेशन हो जाएगा। उस पेशेंट को पहले टीबी हुआ है, हमने उसको TNF अल्फा इनहिबिटर दे दिए हैं, तो उसको रीएक्टिवेशन हो जाएगी। ठीक है, रीएक्टिवेशन हैज अ प्री डायलिकेशन फॉर एपिसिस ऑफ लंग ड्यू टू बैक्टीरिया बीइंग हाईली एरोड। इसमें एपिसिस इन्वॉल्व हो जाते हैं रीएक्टिवेशन में लंग के। आई होप टीबी से रिलेटेड अब कुछ रह नहीं गया। इसमें जो मिलिटेड भी होता है वो डिसेमिनेटेड होता है। हाँ, इसकी जो है थेरापी रहेगी है इसकी मेडिसिन वाली, चलें वो मैं नेक्स्ट में ऐड कर लेंगे, या फिर जब अगर हमने फार्माकोलॉजी के लेक्चर में हम ऐड कर लेंगे। और इसके टेस्ट के हिसाब से देखें तो, और MCQs डिस्कस कर लेते हैं। ये आप लोग को भी शो हो रहा है? नहीं, सॉरी, जूम का नोटिफिकेशन था। माइक्रोबैक्टीरियम डज नॉट प्रोड्यूस एंडोटॉक्सिन एक्सोटॉक्सिन, देन व्हाट फीचर्स मेक इट विरुलेंट। मतलब ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ना एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है ना एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है, फिर इसकी विरुलेंसी किस वजह से होती है? सेल वॉल ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से इसकी होती है। ठीक है, और इसकी जो हमने डायग्नोसिस बनानी होती है, सबसे इनिशियल जो एक पेशेंट हमारे पास आया तो इनिशियल टेस्ट हम उसमें चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, और डेफिनेटिव उसमें स्पुटम कल्चर है, और डायग्नोस्टिक में PCR है। उसके बाद एसिड फास्ट बेसिलाई है। माइक्रोस्कोपिक में उसका केजियस निक्रोसिस है। अगर हम हिस्टोलॉजिकल देखेंगे तो उसमें एपिथेलाइट सेल विद केजिएटिंग ग्रैनुलोमा होगा। और टाइप हाइपर सेंसिटिविटी की कौन सी होती है? डिलेड या टाइप T4 सेल मीडिएटेड होती है। इसमें मार्जिन जो होते हैं अंडरमाइंड होते हैं, और एंटीबॉडीज सेल बाउंड होती हैं। उसके बाद लेप्रोसी, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, बस दो चार पॉइंट्स के लिए मैंने इसको ऐड कर दिया है, कि एक तो इसको हम हैंसन डिजीज भी कहते हैं, और लेप्रोसी जो है होती क्यों है? ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई की वजह से होती है। एसरफास्ट बेसिलाई ये भी पॉजिटिव है। और इसमें जो सिनेरियो आता है कि
स्किन और सुपरफिशियल नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं खासकर, और ग्लव स्टॉकिंग पैटर्न में इन्वॉल्व होती है, लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है। और दूसरा ये कि इसमें डायग्नोसिस कैसे करते हैं, इसके डायग्नोसिस स्किन बायोप्सी या टिश्यू या फिर हम नेजल स्क्रैपिंग से इसकी करते हैं। और इसकी दो फॉर्म्स हैं, लेप्रोमेटस और ट्यूबरकुलाइड। लेप्रोमेटस जो है वो प्रेजेंट डिफ्यूजली ओवर स्किन विद लियोनिन लाइन लाइक फेसेस होता है, और इस कम्युनिकेबल highly bacterial load and characterized by low cell mediated immunity with largely T helper 2 cells. Leprometus फॉर्म कैन बी लीथल। इसमें जो इम्पोर्टेंट है बस वो याद रखें, आप बाकी पॉइंट छोड़ दें। इसमें जो चीज़ है, एक तो ग्लव स्टॉकिंग होती है, सुपरफिशियल नर्व्स की सेंसेशन या इन्फेक्शन होता है, आर्मेडिलोज एक एरिया है यूनाइटेड स्टेट में जो इसका रिजर्वायर है। और इसमें लेप्रोमेटस जो होता है डिफ्यूजली ओवर स्किन होती है, और इसमें हाई बैक्टीरियल लोड होता है, लेकिन इसमें ग्रैनुलोमा नहीं बनता। और जो है ट्यूबरकुलाइड वो लिमिटेड है, फ्यू हाइपोस्थेटिक हेयरलेस स्किन प्लैक्स में फॉर्म में होती है। लेप्रोमेटस डिफ्यूजली ओवर द स्किन, सारी स्किन पे हो जाती है, लेकिन जो ट्यूबरकुलाइड है फ्यू हाइपोस्थेटिक हेयरलेस स्किन प्लैक्स पे होगी। और इसमें क्या होता है, इसमें हाई बैक्टीरियल लोड था, लेकिन इसमें लो बैक्टीरियल लोड होता है। और इसमें टी हेल्पर 1 टाइप रिस्पॉन्स होता है, और इसमें टी हेल्पर टाइप 2 रिस्पॉन्स होता है। ये इम्यूनोलॉजी में हम मजीद देख लेंगे कि टी हेल्पर 1 रिस्पॉन्स और दूसरा क्या है। जिसमें टी हेल्पर 1 रिस्पॉन्स है वो उसमें सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन इसमें होती है, जबकि जो टी हेल्पर 2 रिस्पॉन्स है इसमें ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन नहीं होती। डेफिनेटिव और डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो हमें डायरेक्ट डायग्नोसिस कंफर्म कर देता है। हमारा डेफिनेटिव एक टेस्ट है जिस जो ठीक है कि हमें ज्यादा नहीं है, हमें बस डेफिनेट करना है इसको है कि नहीं है। मजीद इसको ना अगर आपको कंफ्यूजन है तो इसको हम मजीद कल के लेक्चर में क्लियर कर लेंगे। अभी हम लेक्चर पूरा कर लेते हैं, काफी टाइम हो गया। डेप्सोन और रिफेम्पिन फॉर ट्यूबरकुलाइड फॉर्म के लिए हम देते हैं क्लोफेजिमीन जो है लेप्रोमेटस के लिए हम देते हैं। ये ग्राम नेगेटिव की मैंने ऐड की है, हम अगली स्लाइड के बाद इसको देखते हैं। ग्राम पॉजिटिव हमने अभी कवर किया है पीछे जितना था। उसके बाद है ग्राम नेगेटिव। इसमें क्लासिफिकेशन, ग्राम नेगेटिव क्लासिफिकेशन हम सुन लें आंखें खोल के, इसी पे आगे सारी चीजें बेस्ड होनी है बहुत सारी। ग्राम नेगेटिव पिंक कलर देते हैं, और मोस्टली इसके जो होते हैं ना बेसिलाई फॉर्म होती है। बेसिलाई में नेक्स्ट हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, सॉरी ये क्या हो गया। हम्म, बेसिलाई है, इसको बेसिलाई को हम नेक्स्ट लैक्टोज फर्मेंटेशन टेस्ट करते हैं। लैक्टोज फर्मेंटेशन टेस्ट जो पॉजिटिव करते हैं उसमें फिर स्लो और फास्ट हैं। एक तो यानी कि नॉन लैक्टोज फर्मेंटर आ जाते हैं, फिर स्लो लैक्टोज फर्मेंटर और फास्ट। स्लो में सिट्रोबैक्टर सीरिशियाई है, और फास्ट में इक्वलाई क्लेब्सिला एंटेरोबैक्टर है। और लैक्टोज फर्मेंटेशन जिसमें नहीं होती वो ये सारे हैं, सुडोमोनास सैल्मोनेला शागिला यर्सीनिया। तो इसमें हम नॉन लैक्टोज फर्मेंटर में नेक्स्ट हम डिफरेंशिएशन करते हैं ऑक्सीडेज पॉजिटिव टेस्ट करके। ऑक्सीडेज ऑक्सीडेज टेस्ट करके ऑक्सीडेज पॉजिटिव। जी बिल्कुल। हम कल के लेक्चर में फंगस वायरस और पैरासाइट करेंगे। आज का लेक्चर इसलिए तो मैंने बैक्टीरिया में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और मैंने ये ज्यादा ऐड किए, इसमें से चीजें मिस नहीं की। ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, इसमें सुडोमोनास है। अब हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, आगे बहुत सारे एमसीक्यूज है वो भी हमने करने हैं अभी। ऑक्सीडेज पॉजिटिव सुडोमोनास है, और जो ऑक्सीडेज नेगेटिव है उसके लिए फिर नेक्स्ट हमने डिफरेंशिएशन करने के लिए H2S प्रोडक्शन ऑन ट्रिपल शुगर आयरन एगर पे हम सैल्मोनेला इसमें पॉजिटिव है, TSI ये H2S प्रोडक्शन सैल्मोनेला करता है, और प्रोटियस भी और शगीला और yersinia में नेगेटिव होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ग्राम नेगेटिव कर्व्ड रॉड्स हैं वो 3 हैं हमारे पास, कैम्पेलोबैक्टर जेजुनाई विब्रियो कलरा और एच पाइलोराई, और ये तीनों ही ऑक्सीडेज पॉजिटिव है। ऑक्सीडेज पॉजिटिव और कौन सा है, एक तो सुडोमोनास ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, उसके साथ ये तीनों ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, विब्रियो कलरा कैम्पेलोबैक्टर और एच पाइलोराई। इन तीनों के ऑक्सीडेज पॉजिटिव होने के साथ जो डिफरेंशिएटिंग फीचर है, हाई टेम्परेचर पे ग्रो कर सकता है कैम्पेलोबैक्टर जेजुनाई 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अल्कलाइन मीडियम पे ग्रो करता है विब्रियो कलरा। और एच पाइलोरी जो है ये यूरिएज प्रोड्यूस करता है। ठीक है,
और जो विब्रियो कलर है ना वो तीन चीजें नहीं, सॉरी, एच पाइलोरी जो है ना वो तीन चीजें पॉजिटिव है। ऑक्सीडेज पॉजिटिव भी है, विब्रियो कलर, सॉरी, एच पाइलोरी जो है ये तीन चीजें पॉजिटिव है। ऑक्सीडेज पॉजिटिव भी है, कैटालेज पॉजिटिव भी है, यूरिएज पॉजिटिव भी है। ठीक है, इसके ये तीन फीचर हैं एच पाइलोरी के। उसके बाद कोकोबैसिलस कौन से ऑर्गेनिज्म है ग्राम नेगेटिव में? हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा और बार्डिटेला पर्टुसिस, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिप्लोकोकाई कौन से हैं? वो दो ही ऑर्गेनिज्म है, नाइजेरिया गोनोरिया और नाइजेरिया मेनिंजाइटिस। तो ये दोनों एरोबिक हैं, लेकिन दोनों में हमने डिफरेंशिएशन कैसे करनी है? माल्टोस फर्मेंटेशन। तो माल्टोस फर्मेंटेशन, ग्लूकोज फर्मेंटेशन दोनों ही कर देते हैं, लेकिन माल्टोस फर्मेंटेशन जो है, एम से मेनिंजाइटिस है, एम से माल्टोस है, तो नाइजेरिया मेनिंजाइटिस जो है ये माल्टोस फर्मेंटेशन कर देता है और गोनोरिया माल्टोस फर्मेंटेशन नहीं करता। इसकी जो एक और क्लासिफिकेशन, इसमें जो ग्राम नेगेटिव एनारोब्स है ना, जो डिफरेंट बैक्टीरिया रह जाते हैं, ये उनकी क्लासिफिकेशन है। ग्राम नेगेटिव एनारोब्स में जो बेसिलाई है वो बैक्टीरिया फ्रिगेलिस फ्यूजियोबैक्टीरियम, बस ये याद रखें। कोकाई में विलो नीला है, इसको छोड़ दें। सेल वाल डिफेक्टिव बैक्टीरिया, यानी कि जिनकी सेल वाल अच्छे से प्रॉपर वाली सेल वाल नहीं है जैसे बाकी सारे बैक्टीरिया की है, तो उसमें है माइकोप्लाज्मा निमोनिया, माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम, यूरियोप्लाज्मा यूरिया लेक्टम। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है माइकोप्लाज्मा निमोनिया है, जिसमें डिफेक्टिव सेल वॉल होती है। और स्पाइरल ऑर्गेनिज्म में लेप्टोस्पाइरा है, ट्रेपोनिमा पैलिडम है, जो स्पाइरल शेप होते हैं। और माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया में एच पाइलोरी है और कैम्पेलोबैक्टर जेजुनाई है। उसके बाद नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई है, मेटाबोलाइज ग्लूकोज करता है, आईजीए प्रोटीज प्रोड्यूस करता है। इसमें लाइपो ओलिगोसैकेराइड होते हैं विद स्ट्रॉन्ग एक्सोटॉक्सिन एक्टिविटी। ये पॉइंट इसका डिफरेंशिएट है कि जो बाकी जो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उसमें लाइपोलिसैकेराइड होते हैं, या लिपिड ए जो होता है वो होता है उसमें एंडोटॉक्सिन। और इसमें जो है लाइपो ओलिगोसैकेराइड, लाइपो ओलिगोसैकेराइड जो होता है ये एंडोटॉक्सिन के तौर पे काम करता है। वैसे जो एंडोटॉक्सिन है ना उनमें लाइपोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं, एलपीएस लिपिड ए कंपोनेंट होता है, लेकिन इसमें लाइपो ओलिगोसेकेराइड विद स्ट्रॉन्ग एंडोटॉक्सिन एक्टिविटी होती है। ये इसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है दूसरे से। और नाइजीरिया ग्रोनिया इज ऑफन इंट्रासेलुलरली विद इन न्यूट्रोफिल, ये न्यूट्रोफिल के अंदर ही रहता है, विद इन न्यूट्रोफिल, इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये। और एसिड प्रोडक्शन करता है मेनिंजियोकोकाई माल्टोज के साथ एंड ग्लूकोज गोनोकोकाई ग्लूकोज के साथ। गोनोकोकाई में नो पॉलीसेकेराइड कैप्सूल, लेकिन मेनिंजियोकोकाई जो है ये पॉलीसेकेराइड कैप्सूल, इसमें पॉलीसेकेराइड कैप्सूल होता है इसका। नो माल्टोज एसिड डिटेक्शन, गोनोकोकाई में इसमें माल्टोज एसिड डिटेक्शन होती है। इसके जब कैप्सूल ही नहीं है तो वैक्सीन नहीं होती। इसका मेनिंजियोकोकाई का पॉलीसेकेराइड कैप्सूल है तो इसकी वैक्सीन भी है। ये सेक्सुअली या पेरिनेटली ट्रांसमिटेड होती है और इसकी ट्रांसमिटेड रेस्पिरेटरी मेनिंजियोकोकाई रेस्पिरेटरी ओरल सिक्रेशन से होती है। ये आर्मी बैरक्स, कॉलेज टाउन्स या जहाँ पे क्वार्टर्स इकट्ठे लोग रह रहे होते हैं मोस्टली वहां पे होता है। और इसमें जो है काज गोनोरिया, सेप्टिक आर्थराइटिस, नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस, ये बात याद रखनी है। इसमें जो नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस होता है 2 to 5 days आफ्टर बर्थ होता है। अगर इस टाइम के बाद कंजक्टिवाइटिस होगा तो क्लेमाइडिया की वजह से होगा, और अगर बर्थ के विद इन 2 to 5 days है, विद इन डेज है, तो देन नाइजीरिया गोनोरिया इसकी काज होगा। ये इन्फ्लेमेटरी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज फिट्स क्रोट सिंड्रोम भी करवाता है। और इसमें जो गोनोरिया के इन्फेक्शन है ना, इसमें डिस्चार्ज होगा और काइटिस होगा पेशेंट को, एपिडिडमाइटिस होगा और यंग पेशेंट की हिस्ट्री होगी, और एब्डोमिनल पेन होगा पेशेंट को जो गोनोरिया का इन्फेक्शन होगा। तो उसके बाद मेनिंजियोकोकाई में क्या होता है? मेनिंजियोकोकाई के में जो मेनिंजाइटिस डेवलप होता है उसके साथ जो एडिशनल फीचर आता है इसमें पेटिकियल हेमरेजेस, गैंग्रीन ऑफ टू होता है मेनिंजाइटिस के साथ। और वाटर हॉर्स फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम होती है, एक्यूट हेमरेज एड्रिनल इंसफिशिएंसी। इसमें यह है कि पेशेंट को जब नाइजीरिया गोनोराई मेनिंजाइटिस होती है ना, और इसी मेनिंजाइटिस के दौरान पेशेंट के एड्रीनल शॉक या एड्रीनल ग्लैंड जो होते हैं ना वहाँ पे हेमरेज डेवलप हो जाता है, हेमरेज हो जाता है वहाँ पे। जब एड्रीनल ग्लैंड में हेमरेज हो जाता है तो उसकी वजह से एड्रीनल ग्लैंड की इनसफिशियंसी होती है। और मेनिंजाइटिस के साथ जो एड्रीनल ग्लैंड की इनसफिशियंसी होती है मेनिंजो को सॉरी मेनिंजियोकोकाई के इन्फेक्शन की वजह से, उसको कहते हैं वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम। ये वैसे एंडोक्राइन में भी देख लेंगे, मैंने भी एक्सप्लेन कर दिया।
और गोनोकोकाई की डायग्नोसिस नाट से होती है, और डायग्नोसिस कल्चर बेस्ड टेस्ट या पीसीआर से होती है मेनिंजियोकोकाई की। और इसको हम क्योर कर सकते हैं। और इसमें ये बात याद रखनी है कि हमने एरिथ्रोमाइसिन आई ऑइंटमेंट प्रिवेंट द नियोनेटल ब्लाइंडनेस। पेशेंट को नियोनेटल ब्लाइंडनेस से बचाने के लिए एरिथ्रोमाइसिन हम देते हैं। और इसकी जो ट्रीटमेंट है ना, सिंगल डोज हम देते हैं गोनोकोकाई में IM सेफ्ट्राइजोन देते हैं। अगर ना ठीक हो, इसके साथ क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन भी हो, तो हम डॉक्सीसाइक्लिन ऐड कर देते हैं। मोस्टली हम डॉक्सीसाइक्लिन और सेफ्ट्राइजोन इकट्ठे दे देते हैं, क्योंकि हमें मोस्टली नहीं पता चल रहा होता, डिफरेंशिएट नहीं हो रहा होता कि क्लेमाइडियल का भी साथ इन्फेक्शन है या नहीं है। और निंजियो को कहे में सेफ्ट्राइजोन और पेंसिलिन जी हम दे देते हैं। और उसके बाद इनके एमसीक्यूज देख लेते हैं। A male with urethral discharge, gram staining show gram negative diplococci gonorrhea और gram negative भी है. A young boy complain of facial asymmetry, drooling of saliva from the mouth, inability to close his eyes, history of prevails chronic nasopharyngeal sinusitis. What is the most likely cause? क्रोनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया भी पीछे हमने डिप्थीरिया के इन्फेक्शन में मैं आप लोगों को बता रही थी कि इसमें हार्ट की इन्वॉल्वमेंट, CNS की इन्वॉल्वमेंट होती है जब क्रोनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया का इन्फेक्शन होता है। तो ये यहाँ पे उसकी CNS की इन्वॉल्वमेंट लिखी है कि फेशियल उसके फेशियल लेवल की उसकी इन्वॉल्वमेंट हो गई है, फेशियल एसिमेट्री आ गई है उसमें। तो कौन सा बैक्टीरिया ये कर सकता है? क्रोनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया। A patient ICU on CVP line, his blood culture shows grain positive, cocci, catalase positive, and coagul is negative. The most likely agent Staphylococcus epidermidis है. After appendectomy, patient developed chronic wound abscess and draining sinus containing yellow granules. तो येलो ग्रेन्यूल्स एक्टिनोमाइसिस है, येलो ग्रेन्यूल्स के लिए एक्टिनोमाइसिस है, येलो कॉलोनीज के लिए स्टेफिलोकोकस ऑरियस है। डायग्नोसिस ऑफ गोनोकोकस इज इजीली मेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ग्राम स्टेनिंग से करते हैं सिर्फ गोनोकोकस की इजीली जो होती है। A patient having deep neck infection in the neck, most likely organism mixed robe है। A 12-year-old Afghan boy came with fever, night sweats, right side neck discharging sinus, cervical lymphadenopathy, no growth revealed on blood culture. What is the next confirmatory test? lymph node biopsy करेंगे हम उसकी। कि ब्लड कल्चर पे हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो हमने जो कंफर्मेशन करनी है उससे करेंगे। अब बस हमारे MCQs नेक्स्ट आ गए हैं, बाकी जो बैक्टीरिया रह गए हैं वो हम कल के लेक्चर में, और कल के लेक्चर में परेशान ना हो, वायरस, पैरासाइट्स और फंगस तीनों इन्फेक्शन में ऐड कर दूंगी, वो इससे भी ज्यादा लंबा फिर लेक्चर बन जाना है। ग्राम पॉजिटिव डिफर द ग्राम नेगेटिव बाय द पेरिप्लाज्मिक स्पेस एंड सेल वॉल कंपोजिशन। दोनों पेरिप्लाज्मिक स्पेस और सेल वॉल कंपोजिशन से डिफरेंशिएट करते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सच एज शिगेल्ला हैव एंडोटॉक्सिन इन देयर आउटर लेयर ऑफ द सेल वॉल। शैगिला एंडोटॉक्सिन कहाँ रखता है? आउटर लेयर ऑफ सेल वॉल में होते हैं इसके, शैगिला के या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के। नाइजीरिया अटैचेस टू द एंडोथेलियल सेल्स। नाइजीरिया एंडोथेलियल सेल से किस तरह अटैच होता है? पिलस के थ्रू अटैच होता है। और किसी सरफेस से अटैच होना तो फिर किससे थ्रू अटैच होता है? फिर आई थिंक फिम्ब्रियाई के थ्रू अटैच होता है, मैंने बताया है शुरू में। किसी सरफेस से अटैच होना तो स्लाइम लेयर से अटैच होता है, और सेल से अटैच होना तो पिलस या फिम्ब्रियाई। पिलस और फिम्ब्रियाई एक ही बात है। एंडोथेलियल सेल से अटैचमेंट या किसी भी सरफेस से अटैचमेंट, सेल सरफेस से अटैचमेंट है तो वो पिलस या फिम्ब्रियाई से है। किसी वैसे एक्सटर्नल बॉडी सरफेस या दूसरी कोई भी सरफेस है बॉडी के अलावा, सेल्स के अलावा, तो वो है स्लाइम लेयर के थ्रू। नाइजीरिया कॉजेज सिम्टम्स बाय एंडोटॉक्सिन से नाइजीरिया सिम्टम काज करता है। सुडोमोनास कॉमनली प्रोड्यूस एक्सोटॉक्सिन ए और इनएक्टिवेट किस चीज को करता है? इलोंगेशन फैक्टर 2 को। सुडोमोनास कॉजेज फीवर एंड हाइपरटेंशन, एंडोटॉक्सिन के साथ करता है। सुडोमोनास हम पढ़ेंगे। सुडोमोनास काजेज फीवर बाय साइटोटॉक्सिन, साइटोकाइन कौन से साइटोकाइन से सुडोमोनास करता है? टिम्योनिक फैक्टर से ज्यादा करता है। उसके बाद इंटरल्यूकन 1 से है। जबकि बाकी सारे जो दूसरे फीवर है ना, वो ज्यादा उसमें जो कॉमन है इंटरल्यूकन 1, उसके बाद ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है। लेकिन जो सुडोमोनास एरिजिनोसाई की एक्सेप्शन है, जहाँ पे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो है ये फीवर काज करता है। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल पाइजिन काज स्कारलेट फीवर काज करता है। ग्रुप बी इज स्ट्रेप्टोकोकस इग्लैक्टिशिया। उसके बाद है, ये पॉइंट वैसे लिखा गया है। उसके बाद क्लोस्ट्रिडियम टेटनी प्रोड्यूसेस टेटनोस्पाज्मिन ए काजेस टेटनस एंड स्पास्टिक पैरालिसिस। यानी कि क्लोस्ट्रिडियम टेटनी क्या प्रोड्यूस करती है? टेटनोस्पाज्मिन, जिससे टेटनस और स्पास्टिक पैरालिसिस होती है।
टेटनिस, टेटनस टॉक्सिमिया, एक्सोटॉक्सिन, उसके बाद वो न्यूरोटॉक्सिन है, पहले एक्सोटॉक्सिन है फिर वो न्यूरोटॉक्सिन है। क्लेस्ट्राइडम बोtulinum से क्या होता है, फ्लॉपी पे भी फ्लैसेड पैलेसेस होती है, डिसआर्थरिया, डिस्फेजिया, डी फाइव डीज नहीं थे, डिसआर्थरिया, डिस्फेजिया एंड डेथ ड्यू टू फूड पॉइजनिंग हो जाती है रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से। क्लस्ट्रिडियम पेरिफ्रिंजेंस गैस गैंग्रीन है। क्लस्ट्रिडियम डिफिसाइल प्रोड्यूसेस टॉक्सिन ए एंड बी विच डैमेज इंटेरोसाइट्स, बोथ लीड्स टू द वाटरी डायरिया, सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस है। क्लस्ट्रिडियम डिफिसाइल के दो हैं, टॉक्सिन ए और टॉक्सिन बी, जो इंटेरोसाइट को डैमेज करते हैं, जिससे इन्फ्लेमेशन हो जाती है और सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, वाटरी डायरिया डेवलप हो जाता है। क्रोनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया हैज लीथल इफेक्ट ऑन हार्ट पे, लीथल इफेक्ट है। एक्टिनोमाइसिस डायग्नोज, ये सारे ना जनरल पॉइंट्स हैं ऑलमोस्ट सारी बैक्टीरियोलॉजी के। एक्टिनोमाइसिस डायग्नोस्ड बाय द ग्रैनुलोमा एंड अब्सेस प्रोड्यूसेस येलो सल्फर ग्रैन्यूल्स। इसमें ग्रैनुलोमा और अब्सेस दोनों होते हैं और येलो सल्फर ग्रैन्यूल्स होते हैं। नोकार्डिया काजेस पल्मोनरी इन्फेक्शन एंड ब्रेन अब्सेस, ये भी हमने पीछे पढ़ा है कि ये ब्रेन अब्सेस भी काज करता है और पल्मोनरी इन्फेक्शन काज करता है, खास करके इनमें जिसमें इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट, उनमें पल्मोनरी इन्फेक्शन काज करता है। लेप्रोसी डायग्नोस्ड बाय नेजल स्क्रैपिंग। विब्रियो कलरा काज डायरिया बाय इंक्रीज क्लोराइड सिक्रेशन, यानी कि क्लोराइड की सिक्रेशन इंटेस्टाइनल ल्यूमन में ज्यादा हो जाती है। एक्ट बाय द CAMP। और डेथ ड्यू टू, इसमें डेथ ड्यू टू डायरिया, डायरिया की वजह से जो डेथ होती है वो उसमें मोस्ट लाइकली कौन सा ऑर्गेनिज्म है, विब्रियो कलरा। रेक्टेशिया एंड माइक्रोप्लाज्मा डिफर बाय जिम्सा स्टेन से हम इन दोनों को डिफरेंस करते हैं। क्यू फीवर किससे होता है, कोक्सिला ब्रंटाई से होता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बाय क्लेमाइडिया, सबसे पहले जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में मोस्ट कॉमन है जो ऑर्गेनिज्म है क्लेमाइडिया, सबसे ज्यादा ये डिजीज करवाता है, उसके बाद गोनोरिया, फिर सिफिलिस है। ट्यूबो ओवेरियन मैस, एक फीमेल पेशेंट है, ये उसको ट्यूबो ओवेरियन मैस है, तो मोस्ट लाइकली कौन से इन्फेक्शन से, गोनोरिया की वजह से होता है। हनीमून सिस्टाइटिस, इकोलाई है। बेसिलस सीरस ड्यू टू, सिस्टाइटिस यूटीआई की एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है ना, सिस्टाइटिस ब्लेडर की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इकोलाई है। और अगर हनीमून होता और अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई होता तो देन कौन सा ऑर्गेनिज्म होता, पीछे हम पढ़ चुके हैं, बताइए कोई। उसके बाद है बेसिलर सीरस इज ड्यू टू रीहीटेड राइस। क्लस्ट्रिडियम पेनिफ्रेंजिस ड्यू टू रीहीटेड मीट, यानी कि पेनिफ्रेंजिस में मीट है और सीरस में राइस है। इकोलाई O157H7 ड्यू टू अंडर कुक्ड मीट है। प्रोटियस मिराबिलिस मोबिलिटी काजिंग स्वार्मिंग ऑन एगर एसोसिएटेड विद टू व्हाइट स्टोन्स। इसके दो फीचर हैं प्रोटियस मिराबिलिस के, एक तो ये यूरिएज पॉजिटिव है और इसकी स्वार्मिंग मोटेलिटी है, ये बात याद रखनी है। टम्बलिंग मोटेलिटी लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस की थी, इसकी स्वार्मिंग मोटेलिटी है ऑन एगर, और इसका फीचर ये है कि ये स्टोन्स, किडनी स्टोन्स, टू व्हाइट स्टोन्स करवाता है और यूरिएज प्रोड्यूस करता है। चलें जी, लेक्चर खत्म हो गया, स्लाइड्स खत्म हो गई हैं, आज के लिए इतना ही काफी है। सारे लोग ये पढ़ लें और इसको अच्छे से समझ लें, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्लासिफिकेशन है, ठीक है। चलें जी, हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वायरोलॉजी अब हम करने लगे हैं। वायरोलॉजी में जो क्लासिफिकेशन है, इसकी क्लासिफिकेशन एक है, वो मैं आप लोगों को पिक्चर्स मेरे ड्रॉ की हुई है, तो मैं आपको क्लियर करके ग्रुप में भेज दूंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं डीएनए वायरसेस। डीएनए वायरसेस ऑल, सारे डीएनए वायरसेस एक कोसाहेड्रल है, ठीक है, और एप्लिकेट न्यूक्लियस में करते हैं एक्सेप्ट पॉक्स वायरस। ये इसका क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा वायरस है जो उसमें नहीं करता, न्यूक्लियस में रेप्लिकेट नहीं करता, वो पॉक्स वायरस है। बॉक्स इज पुट आउट ऑफ द बॉक्स, यानी कि बॉक्स जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके ग्रो करता है। इसमें हर्पीस वायरस, डबल स्टैंडर्ड वायरस है, हर्पीस वायरस हम आगे देखेंगे। उसके बाद पॉक्स वायरस, स्मॉल पॉक्स इससे होता है, और इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है कि स्मॉल पॉक्स एरेडिकेट हो गया इसमें लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन से, और इसका लार्जेस्ट डीएनए वायरस है। ये कभी कभार एमसीक्यू में पूछा जाता है कि लार्जेस्ट डीएनए वायरस कौन सा है, पॉक्स वायरस है। इससे मोलस्कम कंटेजियसम होता है। फ्लैश कलर्ड पेप्यूल विद सेंट्रल एम्ब्लाइकेशन, केराटिनोसाइट्स कंटेन मोलस्कम बॉडीज इसमें आती है। उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट है, हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटिना वायरस जो है ये हेपेटाइटिस ए वायरस है, एक्यूट और क्रोनिक हेपेटाइटिस करवाता है, और ये रेट्रो वायरस नहीं है, लेकिन इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है इसमें एंजाइम।
एडिनो वायरस के मोस्टली क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा ऐसा वायरस है जो सोर थ्रार्ड या इन्फेक्शन करवाता है। उसमें है फेब्राइल फ्रिंजाइटिस, सोर थ्रॉट, एक्यूट हेपेटिक सिस्टाइटिस, कंजक्टिविटिस, पिंक आई जो है ये एडिनोवायरस करवाता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी। उसके बाद है पेपिलोमा वायरस। इसका क्वेश्चन आता है मोस्टली वार्ट और कैंसर के हिसाब से। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इसके जो है 1 to 6 11 जो स्ट्रेन हैं वो वार्ट करवाते हैं, और जो 16 और 18 है वो कैंसर करवाते हैं। और ये सर्वाइकल, एनल, पेनाइल और फेरेंजियल इन्हीं जगहों में वार्ड या कैंसर इन्हीं के होते हैं। पोलियोमा वायरस में जेसी वायरस है और जेसी इन्फेक्शन है। तो इसमें जो जेसी वायरस है वो प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल इंसेफेलोपैथी करवाती है इम्यूनोकम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में। एचआईवी पेशेंट में मल्टीफोकल ल्यूकोइंसेफेलोपैथी करवाती है। और जो बीके वायरस है ये ट्रांसप्लांट पेशेंट में, स्पेशली जो किडनी ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट में जो वायरल इन्फेक्शन होता है वो बीके वायरस का होता है। खासकर किडनी ट्रांसप्लांट, रीनल ट्रांसप्लांट के रिलेटेड एक क्वेश्चन सिनेरियो में मेंशन होता है कि रीनल ट्रांसप्लांट किया गया पेशेंट का और उसको वायरल इन्फेक्शन हो गया और ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट को, तो उसमें बीके वायरस है, पोलियोमा फैमिली से बिलोंग करता है। और पेरोवायरस B19 है, प्लास्टिक क्राइसिस करवाता है इन सिकल सेल डिजीज में, स्लैब चीक रैश इन चिल्ड्रन, एरिथमा इन्फेंटिकोजम या फिफ्थ डिजीज भी इसमें इसको कहते हैं, ठीक है। और ये हाइड्रोक्सिपिटैलस और डेथ इन फिटस करवाता है आरबीसी की डिस्ट्रक्शन से। ये आरबीसी को इन्फेक्ट करता है और आरबीसी के प्रीकर्सर्स को भी, साथ ही एंडोथेलियल सेल्स को भी, जिससे आरबीसी की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, हाइड्रोक्सिपिटैलस और डेथ इन फिटस हो जाती है। प्योर आरबीसी एप्लेजिया हो जाता है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस लाइक सिम्टम्स होते हैं इसमें अडल्ट में। उसके बाद हर्पीज वायरस, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, पिछले डीएनए वायरस उनसे भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। सॉरी, इसमें हर्पीस वायरस जो है ये डीएनए इन्वेल्व्ड हैं, डबल स्टैंडर्ड लीनियर वायरसेस हैं। इसमें हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 और वायरस 2 बोथ इफेक्ट जेनिटेलिया एंड एक्स्ट्रा जेनिटल एरियाज। लेकिन जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 है वो रेस्पिरेटरी सिक्रीशन से होता है, और इसमें मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है हर्पीस लिबेलिस कोल्ड सोर से करवाता है। और ये मोस्ट कॉमन लेटेंट होता है इन ट्राइजेमिनल गैंग्लिया। इसको छोड़ दें और ये एफेजिया या अल्डर, इसके क्वेश्चन होता है कि वायरल इंसेफ्लाइटिस पेशेंट का हुआ है उसके साथ एफीजिया हो गया, एफीजिया के साथ वायरल इंसेफ्लाइटिस कौन सा वायरस करवाता है, हेर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस 1। इसमें एफीजिया और इंसेफ्लाइटिस का क्वेश्चन होता है कि बाकी सीजर्स वगैरह तो इंसेफ्लाइटिस में हो ही जाते हैं अल्टरनेट मेंटल स्टेटस। उसके बाद है हेर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस 2, सेक्सुअल कांटेक्ट, पेरिनेटल कांटेक्ट